अच्छा जी, जनाब, ये बताएं सबसे पहले कि कितने लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किया है भाई? मॉक्स कौन-कौन लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं? Because मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार मतलब देयर इज नॉट एज मच पार्टिसिपेशन एज आई वाज एक्सपेक्टिंग और मॉक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो भाई वो लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? पीछे हैं थोड़ा सा तो या मॉक अटेम्प्ट करने की सुस्ती हो रही है, टाइम नहीं है, टाइम कम दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं व्हाट कैन आई डू? ये बताइए ना। बिकॉज़ देखें आप लोग मेहनत करेंगे तो पास होंगे एंड माय रिस्पांसिबिलिटी इज़ टू गेट ईच वन ऑफ यू क्लियर एग्जाम्स। मॉक तक लेक्चर नहीं सुने आपने उसामा? ठीक है, अच्छा। उसामा खान आप देयर आर टू उसामा खान एक्चुअली बट आई विल अटेम्प्ट इन दिस वीक इंशाल्लाह। सो प्लीज़ यार एवरीबॉडी मैं आप लोगों को खास इस पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अटेम्प्ट मॉक। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड और ये जो 4+2 का फार्मूला है इसमें 4 फोर्टनाइटली है छोटे वाले मॉक्स और एक मिड मॉक और एक फाइनल मॉक होगा। दिस मॉक विल डेफिनेटली गिव यू एन आई ओपनर कि यार हम कहाँ खड़े हैं और हमारी ड्राफ्टिंग हो पा रही है, हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक दिसंबर तक। तो ऑल ऑफ अस हैव टू बी श्योर कि यार हम इस बार अगर अटेम्प्ट करेंगे तो पास होंगे। एंड देयर इज वेरी सिंपल फार्मूला टू क्लियर एग्जाम्स, टू कीप अटेम्प्टिंग पेपर्स एंड टिल द टाइम यू डू इट करेक्टली। एंड इफ यू नो कि यार एग्जाम से पहले आप सही कर रहे हैं एंड व्हाट इज द बेस्ट व्हाट इज बेटर देन दैट इफ यू कैन नो अबाउट इट कि यार आप पास भी होंगे या नहीं होंगे या कितनी प्रोबेबिलिटी है पास होने की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी और जरूर इसको अटेम्प्ट करें। मतलब दिस इज मतलब आई रियली फील फॉर इट कि यार आप लोग नहीं कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग आवर एफर्ट। हम मॉक बनाते भी हैं, चेक भी होते हैं। प्लीज इसको जरा देखिए इसको एंड यू ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट। तो हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू डू इट? प्लीज एटलीस्ट मुझे ये बताइए यस और नो। कितने लोग कमिट करेंगे? जितने लोग मौजूद हैं, हाउ मेनी ऑफ यू कमिट टू डू इट? आई नीड एवरीबडी टू डू एटलीस्ट कमिटमेंट। वंडरफुल तंजील। तो जिसने एक किया है वो दूसरा भी करे और थर्ड भी अभी आने वाला है। और प्लीज इसको प्लीज ना छोड़िए। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आवान यस आपका डेफिनेटली मैंने देखे भी हैं। अच्छा, चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसके अलावा स्टार्ट में कहा था दुआ ने कि यार कोई स्ट्रेटजी डिस्कस कर लें। वेयर एग्जैक्टली आर यू स्ट्रगलिंग? बिकॉज हमने स्टडी प्लान वगैरह चीज़ें तो मौजूद हैं। तो आई थिंक आपको होना ये चाहिए कि आप अपने इन स्टडी प्लान्स को देखते हुए ये देखें कि आपके पास आपकी रूटीन में कहाँ टाइम है। सही है। और उस टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, यू हैव टू सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि रात के राही होते हैं और कुछ लोग होते हैं सुबह के राही होते हैं। ठीक है। तो वो लोग जो सुबह पढ़ने वाले होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड रूटीन जो सुबह वाला होता है। कुछ लोग रात वाले होते हैं जो कि रात को फॉर्म से आके नहा धो के थोड़ा सा गर्म पानी से नहा के थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश फील करते हैं, उसके बाद जाके देन दे स्टार्ट टू स्टडी। सो आई थिंक इफ़ यू डू दैट, क्योंकि दुआ ने पूछा है कि आप बता दें कि रूटीन कैसी होनी चाहिए आर्टिकल्स के दरमियान में। सो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कैस यानी आपका अपना बॉडी का क्लॉक कैसा है। आपका बॉडी का क्लॉक ऐसा है कि आप रात को देर तक आपका बॉडी का क्लॉक कैसा है कि आप रात को देर तक जाग सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यू डू इट अकॉर्डिंगली। और अगर प्रेफरेबली अगर आपका बॉडी का क्लॉक ऐसा है कि आप सुबह में जाग जाग के पढ़ते हैं तो फिर आप वो पढ़ें। एंड लेक्चर्स को जब सुन रहे हो तो उसको आप किसी भी तरीके से किसी डिस्टर्बिंग सिचुएशन के अंदर ना, यानी जिस जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही हो, ठीक है, तो वो आप ज़रूर सुकून की सिचुएशन में ही सुनना बेहतर होता है।
जहाँ पे आप लिखने की जगह आपके पास हो। बाकी कहीं कोई एग्जैक्टली कोई स्ट्रगल हो रही हो तो मुझे बताएं, आई कैन यू नो गिव अ स्पेसिफिक सजेशन क्या इसको ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दुआ और एवरीबॉडी एल्स जो भी सवाल पूछते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं, चलो गुड है। सर काइंडली मेक श्योर लेक्चर अपलोडेड ऑन टाइम। यार बिल्कुल कोशिश करते हैं, प्लीज कोशिश करते हैं। दरमियान में कुछ जो है ना वो मॉक टाइम पे कंप्लीट नहीं होता वेबिनार्स टू। लेक्चर्स तो आपको टाइम पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। कहाँ कहाँ अपलोड टाइम पे नहीं हुआ मुझे तो क्या कोई एक दो दिन का गैप आया है दरमियान में? वो भी स्टडी प्लान का मैंने आज कह दिया था कि स्टडी प्लान जो है वो तो वो बन जाएंगे, क्योंकि वो एक दो हफ्ते का दरमियान में लैग आया था बिकॉज वन ऑफ आवर स्टाफ लेफ्ट और वो उसकी कोडिंग वगैरह करता था। बट उसको भी मैंने कह दिया कि आज और कल में वो डाल दे। लास्ट वीक का अभी तक अपलोड नहीं हुआ लेक्चर्स या वेबिनार कह रहा हूँ। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ। एंड इफ देर इज सम इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर आप ग्रुप पे डाल दिया करें। मुईद जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है टू अपलोड लेक्चर्स ऑन ए वीकली बेसिस। तो वो आप डाल दिया करें, फिर मैं खुद भी इन्फॉर्म हो जाऊंगा कि यार ये देर हो गई है, बिकॉज होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब मॉक टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली। अच्छा एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो शायद इसलिए भी अनलेस कि ऐसा है कि 1 घंटे की कोई चीज़ 2 घंटे में हो रही है तो अलग बात है। लेकिन बट आई थिंक मॉक करते करते क्वेश्चन करते करते आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। आप भी कुछ बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जब वो फीडबैक भी मिलेगा आपको, प्लस यू कैन आल्सो कंपेयर योर आंसर विद द सजेस्टेड आंसर। उसमें भी आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या कुछ अपने एक्स्ट्रा लिखा है। उस एक्स्ट्रा से भी आपको अंदाजा होगा कि यार ये लिखना क्यों ज़रूरी नहीं था, व्हाई वाज आई राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। और उससे भी आपको अंदाजा होगा कि यार आपने क्यों कहाँ पे ज़्यादा जो है टाइम जो है वो सर्व किया है। सही है, तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी टू डू दैट। सही है, चले मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं। इट्स 7:43 राइट नाउ विद आवर लेक्चर। अच्छा अब लेट मी जस्ट क्रिएट अ वर्ड फाइल एंड देन शेयर इट विद यू गाइस। न्यू वर्ड फाइल। आज क्या है, 20 अगस्त। प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन नंबर 6 वेबिनार ठीक हो गया। चलें ऑलराइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। प्रैक्टिस किट नंबर 2, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि यार हमने क्या। आप में से कितने लोगों ने कंट्रोल्स वाला एरिया सुन लिया है? कंट्रोल्स वाला आई से 330 3315 वाला जो एरिया है वो कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया 315 तक? वेरी नाइस। और किसी और ने, कितने लोगों ने किया है और बताएं। अच्छा सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि हमूद ने भी कर लिया, वंडरफुल। तो मैं जब आपको कंट्रोल्स वाले एरिया मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको ना कंट्रोल्स की एक टूल किट दी थी। कंट्रोल्स की टूल किट दी थी। वो जरा टूल किट मुझे जरा रिमाइंड कराएगा कोई बंदा कि यार कंट्रोल्स टूल किट, वो टूल किट क्या थी?
यार अगर वो बेसिकली लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स थे जो कि फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस को देखें तो वो प्रोसेस के अंदर आपको वही कंट्रोल्स रिपीट होते हुए नजर आएंगे, चाहे सेल्स हो, रिसीवेबल सेल्स हो, परचेजेस हो, या फिर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट हो, किसी सीट्स हो, पेमेंट्स हो, ठीक है। तो एक मेरे पास सामने आया एकेडी, कहते हैं जी एसओडी कंट्रोल, जो कि एसओडी का है। दूसरा हमारे पास बताया जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो आवाज तो आ रही है। अच्छा एक मिनट, ये कुछ वीडियो का इशू हो गया, लेट मी, बट टिल दैट टाइम हम एक काम करते हैं, लेट्स वर्क इट आउट। तब तक ये मेरा मोबाइल थोड़ा सा इशू कर रहा है। सो मैं जरा आपके रिस्पॉन्सेज को जरा जस्ट लेट मी जस्ट टेक पुट देम डाउन नाउ। हमारे सामने जो हमारे पास आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज, वो आ रहे हैं एसओडी लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है जी, अथॉरिटी। फिर हमारे पास आती हैं रिव्यूज एट रेगुलर इंटरवल, दैट्स अ कंट्रोल, ठीक है जी। फिर हमारे पास एसओपीज, और एसओपीज के साथ एक और चीज भी थी, आपको याद होगा वो क्या था एसओपीज के साथ? एसओपीज के साथ क्या था एक और चीज? एसओपीज के साथ ही एक और चीज थी, वो था डॉक्यूमेंटेड एसओपीज। बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो अ कंट्रोल, ठीक है। सीक्वेंशियल प्री नंबरिंग, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास सीक्वेंशियल प्री नंबरिंग होती है, यू कैन कंट्रोल द कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अच्छा एक फीडबैक मुझे दे दीजिए, मेरे पास मेरे पीसी में मुझे अपनी वीडियो हैंग होती नजर आ रही है। क्या मेरी वीडियो आपके सामने क्लियर है? मैं क्या भी वो हैंग हुई भी है? हैंग हुई थी ना, हाँ ये बस, ठीक है। चलो चलें, लेट्स लीव दैट टू अ साइड। अभी हम उसको वैसे करते हैं बिफोर। अच्छा फिर हमारे पास अप्रूवल की मैंने बात की थी, अप्रूवल फ्रॉम एन अथॉरिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ अथॉरिटी एक अलग चीज थी, कि बिकॉज जब हम कहते हैं कि नहीं यार 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख का चेक, 5 लाख से 1 मिलियन का चेक, ये लिमिट ऑफ अथॉरिटी है जो कि आप बताते हैं। सेल्स के लिए भी लिमिट ऑफ अथॉरिटी नजर आती है आपको, ठीक है। लेकिन एक होती है अथॉरिटी, कोई दूसरा बंदा अप्रूवल करे, दैट समथिंग डिफरेंट, ठीक है जी। रिकनसिलिएशन की हमने बात की थी, ये रिकनसिलिएशन आपको बहुत जगहों पे नजर आती है, सही है जी। प्री रिक्विजिट, किसी भी प्रोसेस का प्री रिक्विजिट होना, ठीक है, फॉर अनदर प्रोसेस, दैट्स ऑल्सो रिक्विजिट होना, दैट्स ऑल्सो अ कंट्रोल, ठीक है। इट्स ओके राइट, चलें गुड है। तो प्री रिक्विजिट हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स आए हैं, ये क्या है? इफ समबडी कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ईच, ताकि वो लोग जिन्होंने वीडियो नहीं सुनी, आई आल्सो वांट देम टू बी रिलेट टू दिस एरिया। जरा मुझे बता दें कि व्हाट एग्जांपल ऑफ एसओडी क्या है, जरा एसओडी की एग्जांपल क्या है, ताकि हम जरा क्विक इसको रिव्यू करें एंड देन वी मूव टू द क्वेश्चन। सही है, मुझे बताइए एसओडी की एग्जांपल क्या है? व्हाट इज एसओडी एंड व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एसओडी? समबडी कैन टेल मी। इफ समबडी वांट्स टू स्पीक, प्लीज डू स्पीक। मतलब कोई यहाँ पे ममानियत नहीं है कि आप बोल ही सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक आप बोलें। जो बंदा ऑर्डर ले रहा है और जो बंदा क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है जी। डिफरेंट सिग्नेचर्स ऑन सेट, ऑन चेक्स,
कैश कस्टडी किसी के पास हो, रिकंसिलिएशन कोई और बंदा कर रहा हो, दैट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एसओटी। ठीक है, तो एसओटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मैंने आपको बताया था। एसओटी का प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको इसके बारे में जरा अपनी वीडियो में जिक्र किया है। मुझे बताइए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसओटी। किस बुनियाद के ऊपर दो ड्यूटीज को मैं सेग्रीगेट करूंगा? ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का प्रिंसिपल है उसको कोई बंदा डिफाइन कर सकता है? ये जो प्रिंसिपल जीडीएन बाय एडमिन डिपार्टमेंट, इनवॉइस बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दैट्स आल्सो राइट। डिस्पैच नोट कोई और इशू कर रहा हो और इनवॉइस कोई और इशू कर रहा हो। ठीक है, तो मुझे बताएगा कि इसका इस एसओडी की जो प्रिंसिपल है उसको डिफाइन, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं मुझे, बट मुझे, अगर कोई मुझे बता सके कि एसओडी का प्रिंसिपल है क्या, किस बुनियाद के ऊपर आप जो है वो इसको कहेंगे कि ये दो ड्यूटीज जो है ना वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, क्या प्रिंसिपल है, यानी क्या? टू अवॉइड इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल अथॉरिटी ओवर अ प्रोसेस। उसामा कहते हैं जी टू अवॉइड इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल अथॉरिटी ओवर अ प्रोसेस। अच्छा, द पर्सन कमिटिंग or error or fraud should not be in a position to conceal the fact. All right, बिल्कुल सही, वंडरफुल। The person responsible for creation should not be responsible for authorization. ठीक है, ये इसलिए करते हैं कि कोई सामने सेम बंदा फ्रॉड ना कर सके, अगर कोई मिसस्टेटमेंट हो भी तो अगला स्टेप में पकड़ी जाए। बिल्कुल। So the principle stands tall on the basis that जो भी बंदा गलती, जैसे मैंने अगर वो गलती की है तो वो गलती गलती कम से कम सस्टेन ना करे। मेरी बात समझिए, अगर कोई प्रोसेस के अंदर कोई गलती होती है तो वो गलती, पहली बात तो ये है कि वो गलती हो ना हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर चीज प्रिवेंट हो जाए, तो अदरवाइज तो आप बोलेंगे नहीं यार हर चीज को प्रिवेंट कर दो। अगर आप हर चीज को प्रिवेंट करेंगे तो फिर तो आप काम नहीं कर सकते। जैसे आमतौर पे लोगों लोगों का जो जो इल्जाम होता है ऑडिटर्स के ऊपर कि यार आप लोग हमें काम नहीं करने देते। ठीक है, तो उसका बेसिकली वो प्रिंसिपल क्या है, द पर्सन committing error or fraud, committing error committing error or fraud should not be in a position, or fraud should not be in a position to conceal it। ठीक है, तो वो उसकी छुपाने की पोजीशन में कभी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम अगर आप प्रिवेंट नहीं हो सकता तो कम से कम डिटेक्ट जरूर हो सकता हो, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे वो एरर हो। तो अगर कोई ऐसी चीज है कि अगर कोई चेक निकल भी गया है टू द कस्टमर और वो सारी अथॉरिटी को बाईपास करते हुए, या उसके अंदर कंट्रोल्स इतने डिजाइन इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो चेक भी निकल गया, माल भी निकल गया। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स की बात करें तो माल निकल गया टू एन अनऑथराइज्ड कस्टमर, या अगर हम बात करें पेमेंट की तो वो पेमेंट डबल इनवॉइस पेमेंट हो गई। तो ऐसा अगर हो भी जाए तो पकड़ने की पोजीशन में कम से कम कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है जी, और आप उसको पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मरतबा चेक अगर इशू हुआ है तो ऑफ कोर्स 2 चेक नंबर से हुआ होगा, पेमेंट वाउचर डिफरेंट बने होंगे, चलो इनवॉइस नंबर एक ही इस्तेमाल हो रहा होगा लेकिन पेमेंट वाउचर डिफरेंट होंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप उसको पकड़ सकते हैं। लिमिट ऑफ अथॉरिटी की एग्जांपल आपको कहाँ कहाँ नजर आती है? अच्छा, ये जो एसओडी का प्रिंसिपल है वो आपको हर जगह नजर आता है। चाहे आप बात करें सेल्स की तो वहां पर भी नजर आता है कि जो बंदा ऑर्डर ले रहा है वो डिस्काउंट देने की पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर डिस्काउंट भी दे रहा है और ऑर्डर भी ले रहा है तो मसला है। जो बंदा फॉर एग्जांपल क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है वो वो कस्टमर्स को इन अगर कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट भी सेल्स वाले सेट कर रहे हैं और कस्टमर्स की क्या कहते हैं को ऑर्डर भी वही लोग ले रहे हैं तो ये भी मसला है। ठीक है, जो बंदा बेड डेट्स कर रहा है अप्रूव, वही बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल सेल्स भी बुक कर रहा है, सेल्स भी और सेल्स के ऑर्डर भी बुक कर रहा है। तो अगर आप सेल्स के ऑर्डर बुक कर देंगे और आप बैड डेट भी डालने की पोजीशन में होंगे सिस्टम के अंदर, तो आप डेफिनेटली जो है वो आपके पास यू हैव इनफ पावर टू कंसील अ फैक्ट कि यार आपने एक गलत जो है वो फॉर एग्जांपल कस्टमर को ऑर्डर दे दिया था जिसकी वजह से ना पैसे आए, माल भी चला गया, पैसे भी नहीं आए और बैड डेट भी आपने डाल दिया। तो कौन पकड़ेगा आपको, कौन सवाल उठाएगा आपके ऊपर? सही है, तो बैड डेट को आमतौर पर राइट ऑफ करने के लिए देयर हैज टू बी अ कमिटी, इसके अंदर फाइनेंस का बंदा भी होना चाहिए, लीगल का बंदा भी होना चाहिए कि नहीं यार पैसे नहीं मिलेंगे, वो बोलेगा नहीं पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है,
क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए कोई लीगल का बंदा होना चाहिए जो भी देखेगा भाई नहीं यार ये पार्टी जो है, या फॉर एग्जांपल को फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होनी चाहिए उस पार्टी की, कस्टमर की, यार वो पार्टी जो है वो इस काबिल भी है कि उसको आप इतना लंबा क्रेडिट दे सकें और वो इवेंचुअली आपको पे ऑफ कर पाएगी, उनकी इतनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। तो ये सेल्स वाले बंदे तो बाइस्ड होंगे, उनकी तो इंडिपेंडेंस नहीं है ना वहाँ पे, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यार वो तो चाहेंगे कि अपने सेल्स के टारगेट मीट करें बाय हुक और बाय क्रुक, बाय डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे वांट टू डू। सही है। सो एसओडी का प्रिंसिपल आपको परचेज में, सेल्स में, कैश में, हर जगह पे आपको नजर आएगा। एंड ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट सीन द वीडियोस, आप उसको देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर भी होगा। ठीक है। एंड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, एलओए का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ अथॉरिटी, तो हम एंग्लो में वी यूज्ड टू कॉल इट लोम, लिमिट अथॉरिटी मैनुअल, जिसके अंदर सारी लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी मौजूद होती थी। तो जो लोन होती है या लिमिट ऑफ अथॉरिटी होता है वो बेसिकली डिफाइन नहीं करता है कि हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं लिमिट ऑफ अथॉरिटी डालनी पड़ती है। किसी भी आदमी को आप बहुत ज्यादा पावर नहीं दे सकते कि वो कुछ भी कितना भी और कुछ भी कर सकते। सही है। तो और आप हर चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि यार हर चीज के लिए अलग अलग बंदा आपने रखा हुआ है। ठीक है। तो आपको लिमिट सेट करनी पड़ती है कि नहीं यार कुछ काम परचेज ऑफिसर के लिमिट में आते हैं, कुछ काम सीनियर परचेज ऑफिसर के लिमिट में आते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि परचेज मैनेजर के लिमिट में आते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजर के लिमिट में आते हैं, और कुछ काम कुछ बड़ी बड़ी जो है फॉर एग्जांपल प्रिक्योरमेंट अगर आपको करनी है तो वो आपकी आती है, आपके सीईओ के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा, वो सप्लाई चेन हेड से भी ऊपर चली आ रही है बात। तो चाहे चेक की पेमेंट हो फाइनेंस के अंदर या पेमेंट्स वाले प्रोसेस के अंदर आपको लिमिट अथॉरिटी नजर आती है, चाहे परचेज की बात हो तो वहां पर आपको लिमिट अथॉरिटी नजर आती है, चाहे सेल्स की बात हो तो हर एक को डिस्काउंट देने की भी अथॉरिटी नहीं होती, कुछ डिस्काउंट देने की अथॉरिटी आपको ऊपर जाके लेनी पड़ती है। तो वो जो लिमिट है कि अब 5% डिस्काउंट तो मैं दे सकता हूँ, 10% डिस्काउंट के लिए मुझे बात करनी पड़ेगी ऊपर। आप कह रहे हो आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो मुझे, लेकिन 10% के लिए मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। सही है। तो ये जब लिमिट्स बनती है तो वहां पर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजाइन कंट्रोल है जो आपको नजर आता है, चाहे क्रेडिट लिमिट्स हो, परचेज की लिमिट्स हो, ठीक है, चाहे अपना क्या कहते हैं सेल्स की लिमिट्स हो। ठीक है जी। रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज रिव्यू होती है, वो एक अच्छा प्रोसेस होता है जो आप रिव्यू करते हैं। जनाब इसका कोई एग्जांपल है हमारे पास, कोई रिव्यू करना एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर? एनीबॉडी विद एन एग्जांपल, सिंपल सी बात है यार। अदनान मुस्तफा कहता है ऑडिट, रिकंसिलिएशंस प्रोबेबली। रिकंसिलिएशंस की आपने बात की तो मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए, रिकंसिलिएशंस आपको नजर आती हैं कस्टमर्स के साथ आप करते हैं, सप्लायर्स के साथ आप करते हैं, बैंक के साथ आप करते हैं। ठीक है। स्टॉक की आप रिकंसिलिएशन करते हैं। ठीक है। जहां पे दो चीजें आपस में मैच होनी चाहिए बट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस कभी कभार मैच नहीं होती हैं, तो उसके लिए ये तमाम तरह बैलेंसेज आमतौर पे आप कर रहे होते हैं रिकनसाइल, तो उसमें आप रिकंसिलिएशंस कहते हैं। रिकंसिलिएशन बड़ा वाइडली वाइडली यूज टर्म है, और काफी जगहों पे दो बैलेंसेस जो कि आपस में मैच होने चाहिए और बिकॉज ऑफ टेम्पररी और टाइमिंग डिफरेंसेस वो आपस में मैच नहीं हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप रिकंसाइल करके यू मेक श्योर कि नहीं यार द टू थिंग्स आर एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। रिव्यू करने में फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल है कि आप जैसे आपकी इनवॉइसेज आती हैं फाइनेंस के अंदर हम बात करें, तो एक बंदा हमेशा कहीं कहीं ना कहीं जो है वो मैं जरा आपकी एग्जांपल्स पढ़ लूं। रिव्यू वेदर पेरोल इज बीइंग कैलकुलेटेड यूजिंग करेक्ट टाइम शीट्स एंड रेट, बैंक को सैलरी शीट देने से पहले इंटरनल ऑडिट वाला रिव्यू करता है। ठीक है जी। अच्छा आपके पास इसको आप रिव्यूज कर लें एट रेगुलर इंटरवल या फिर आप रिव्यू कर लें ऑन रेगुलर बेसिस, किसी न किसी तरीके से एक रेगुलरिटी होती है रिव्यू के अंदर, चाहे वो सिस्टम के प्रोसेस का पार्ट हो चाहे वो एक फ्रीक्वेंसी के, दोनों केसेस में इट इज रिव्यूज। ठीक है। अच्छा
ये तमाम एग्जांपल्स आपके बिल्कुल ठीक है। पेरोल हो गया, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, चाहे आप अप्रेजल की बात कर रहे हो, चाहे आप अप्रेजल की बात कर रहे हो, चाहे आप इनवॉइसेस को रिव्यू करने की बात कर रहे हो कि उसमें टैक्स की डिडक्ट हुआ है नहीं हुआ है, चाहे आप पेरोल की बात कर रहे हो, ठीक है जी, चाहे आप रिसीट्स या पेमेंट्स की बात कर रहे हो कि सही पेमेंट मुझे मिली नहीं मिली, रिसीट्स मेरे सही बुक हुए नहीं हुए, यानी चाहे आप जनरली इनवॉइसेस की या बिल्स की बात कर रहे हो जिनके पीछे तमाम तरह वर्किंग होती है, एंड देयर इज समबडी एक्चुअली हु इज रिव्यूइंग द इनवॉइसेस, और उसका पीछे लगा हुआ सारा गुच्छा जो है उसको रिव्यू करता है, बिल्स करता है तो बिल्स के पीछे रिव्यू करता है कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स रिडक्शन वो सही हुई नहीं हुई है। इंटरनल ऑडिट डेफिनेटली इज ऑल्सो डूइंग एट टाइम्स, वो जो क्या कहते हैं प्री ऑडिट जैसे कहते हैं ना, वो जो पेमेंट्स जब आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो भी एक रिव्यू कर रहे होते हैं इंटरनल ऑडिट, और वो एक्चुअली ऑडिट का इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता नहीं है टेक्निकली, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिटर्स को लगा देते हैं इस काम के ऊपर, ठीक है। बिड्स रिव्यू होती हैं परचेज की, सही है। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के रिव्यूज नजर आते हैं, सही है। रिव्यू को मैं जनरली टर्म यूज कर रहा हूँ, इज बेसिकली चेकिंग और वेरीफाइंग थिंग्स, जो कि एक सीनियर लेवल पे हो रहा होता है। एक बंदा प्रिपेयर करता है, दूसरा बंदा रिव्यू करता है, ये इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। ये वाली बात है। एसओपीज ये तो हम जानते हैं, हर जगह पे हर प्रोसेस के अंदर एसओपीज होते हैं। एसओपीज आर दो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो कि हर बंदा फॉलो करता होता है, और वो लोगों को मालूम होती है कि यार ये काम ऐसे होता है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अगेंस्ट में जो इसका ऑपोजिट है, वो वो ये होता है कि हम में से कोई काम आज अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो कभी ये साहब चेक कर जो है वो क्या कहते हैं इनवॉइस को चेक रिव्यू कर लेते हैं, और कभी ये साहब रिव्यू कर लेते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, कभी रिव्यू के बगैर चली आती है, कभी रिव्यू के बाद जाती है। तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि यार होना कैसे चाहिए, ठीक है। और एक और दूसरी जो बात है वो ये कि डॉक्यूमेंटेशन, एसओपीज अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसका डॉक्यूमेंट होना एक अलग कंट्रोल है कि नहीं यार वो लिखा हुआ भी है, जो कि हमारे दरमियान स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो जो हमारा प्रोसेस है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियोस में भी इसको समझाया है कि एक है एसओपी का होना, यानी प्रोसेस का होना, स्टैंडर्ड प्रोसेस का होना। बहुत जगह पे वो भी नहीं होता, स्टार्टअप्स के अंदर नहीं होता, आमतौर पर नजर नहीं आता आपको प्रोसेस। हर बंदा एक ही तरह, मतलब कभी उसने कोई खरीद के लेके आ गया, कभी कोई प्रोक्योरमेंट करके लेके आ गया, और वो कहता है भाई मुझे रीइंबर्स कर दो। भाई प्रोसेस तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट है कहीं पे लिखा हुआ है कि आपने इसके ऊपर आपने कोई कहीं साइन लिया है आपने इसके ऊपर कि यार आपने ये खर्चा करवाएंगे, तो उसके बाद किसी ने अप्रूव किया हो। एक बंदा बोलता नहीं यार मुझसे तो आपने पूछा ही नहीं, आपने खर्चा कर लिया, अब ये रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगी। दूसरा बंदा बोलता है यार आपने उनको तो दे दी थी। तो अब आप एसओपी नहीं है इसका मतलब वहां पे। दूसरा स्टेप क्या है, अगर एक जगह पे एसओपी है बट वो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि लिखने का एक कंट्रोल ये होता है कि वो आगे आने वाले, यानी उसके अंदर क्लैरिटी मजीद आ जाती है एज ए कंट्रोल। कंट्रोल क्या है इसमें कि अगर ये जो आसपास के लोग हैं जो ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो अग्री किया है इन लोगों ने, अगर ये आसपास के लोग कहीं मूव भी हो जाते हैं तब भी वो प्रोसेस चलता रहेगा। दैट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेड एसओपी। सीक्वेंशियल पीरियड नंबरिंग आपको हर जगह नजर आती है, इन्फोर्समेंट के लिए भी जरूरी है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जरूरी है। एट टाइम्स बहुत सारे लोग जो है ना वो नहीं सुनी बातों को जो है ना वो वैसे ही उड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये इतना ये मेरी जिम्मेदारी कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है। मौका जब मिलता है उनको तो वो कहते हैं कहाँ लिखा है भाई, बताओ, आप लिख के दो तो मैं कर लूंगा। इस तरह के लोग में कभी होते हैं ना, मेरे ख्याल में देखे होंगे आप लोगों ने इस तरह के, और कभी कभी हमारे अंदर से भी निकल आते हैं इस तरह के लोग। अच्छा, सीक्वेंशियल प्री नंबरिंग। सीक्वेंशियल प्री नंबरिंग आपको कहाँ कहाँ पे नजर आती है भाई, और किन किन चीजों की होनी चाहिए, जरा ये दो सवाल जवाब दे दो, कहाँ कहाँ नजर आती है, इसकी एग्जांपल कहाँ पर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होते हैं। इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल सही है, जो डॉक्यूमेंट्स का सोर्स आप खुद है, एंटिटी है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड हो। प्री नंबरिंग होना अलग बात है, सीक्वेंशियल होना अलग बात है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली आप दरमियान में से किसी ने कोई भी नंबर की ट्रांजेक्शन की हो, वो नजर नहीं आएगी कि यार वो एक्चुअली हुआ क्या। तो अगर 2001 के बाद 2003 आ रहा है
तो 2002 से क्या किया, उस चेक नंबर से क्या किया, उस गुड डिस्पैच नोट से क्या किया, उस गुड रिसीव नोट के साथ क्या हुआ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड दैट्स व्हाई कहा जाता है कि आप इसको फाड़ के ना फेंक दें, आप इसको कैंसिल आउट करें, ठीक है, ताकि वो उसका डॉक्यूमेंट हमेशा मौजूद रहे। सो आई थिंक इसकी जो एग्जांपल आप लोगों ने दी है बिल्कुल ठीक है। गुड डिस्पैच नोट, गुड रिसीव नोट, ठीक है, वो तमाम तो डॉक्यूमेंट जो कि एंटिटी खुद जनरेट करती है, ना कि उसको कहीं बाहर से मिलते हैं। अपने जनरेट किए हुए सोर्स डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्री नंबर्ड होने चाहिए, चाहे एग्रीमेंट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सेल्स परचेज इनवॉइसेस हो, बिल्स हो। बिल्स तो सामने से आते हैं आमतौर पे, आप इनवॉइसेस जनरेट करते हैं अपने आप, ठीक है। जो टर्म इस्तेमाल होती है, पीआरस हैं, परचेज एक्विजिशंस हैं, चेक्स हैं, ठीक है, पे ऑर्डर, ठीक है, ये तमाम तो चीजें हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे, मैंने कोई एग्जांपल दे दी काफी सारी। अच्छा, अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी, इसकी क्या, ये क्या बात है, इसमें क्या खास बात है? अप्रूवल फ्रॉम एन अथॉरिटी, कैन समबडी एक्सप्लेन दिस? अप्रूवल फ्रॉम एन अथॉरिटी, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि यार बीओडी अप्रूवल, सही है, इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल बीओडी अप्रूवल, मैनेजरियल अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये है कि आप किसी से भी साइन करवा के कोई भी चीज अप्रूव करवा के नहीं। अच्छा, ये आमतौर पे हो सकता है आप लोगों को अजीब सा लगता हो कि यार ये अप्रूवल तो जाहिर सी बात है, अप्रूवल तो ली जा रही है तो फिर तो किसी न किसी ऑथराइज बंदे से होगी, बट छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, छोटे इदारों के अंदर, लेट सपोज 3 बंदे जो है ना वो थोड़े से सीनियर है, तो बहुत सारे जो जूनियर स्टाफ होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किससे साइन करवाऊँ, और वो किसी भी सीनियर से साइन करवा देता है, और जो सीनियर भी होता है वो भी जरा उस अंदाज का नहीं होता कि यार ये मेरा काम, मेरी लिमिट है भी या नहीं है। तो एट टाइम्स बहुत मतलब ऐसा होता है कि ऑथराइज बंदा अप्रूव नहीं कर रहा होता। तो अप्रूवल हो, बट ऑथराइज बंदे की अप्रूवल हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, जो कि ऑथराइज हो, और उसको ऑथराइज कोई ना कोई अथॉरिटी, उसको भी ऑथराइजेशन किसी ना किसी जगह से मिल रही होती है, चाहे बोर्ड दे रहा होता है, चाहे कोई कमेटी दे रही होती है कि नहीं आप परचेज की सारी जो है ना वो आप परचेज के मैनेजर हैं, ये करेंगे, ये सप्लाई चेन हेड है, ये इनकी अथॉरिटी है कि ये आगे अप्रूव कर सकते हैं। तो अप्रूवल के लिए भी डेफिनेटली आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। और जैसे ए ने बताया ग्रुप चैट के अंदर कि अथॉरिटी मैट्रिक्स होता है, अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से आप अप्रूवल करेंगे जो भी आपकी लिमिट में आता होगा। सही है जी। सो फिर रिकंसिलिएशंस की हमने बात कर ली, और प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट की एग्जांपल्स क्या है जी, जरा बताएं क्विकली, क्विकली बताइए जी, प्री रिक्विजिट की एग्जांपल्स क्या है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट की एग्जांपल्स? क्विकली एवरीवन, पीआर टू पीओ, जब तक पीआर नहीं होगा उस वक्त तक पीओ पॉसिबल नहीं है, जब तक पीआर नहीं आएगा उस वक्त तक पीओ नहीं होगा। 3 वे मैचिंग नहीं होगी तो उस वक्त तक इनवॉइस की पेमेंट, उस वक्त तक पेमेंट नहीं होगी, ठीक है जी। ये परचेज के अंदर, ये फाइनेंस के अंदर, जब तक हमारे पास पीओ टू जीआरएन, ठीक है, ऑफ कोर्स पीआर टू पीओ, पीओ टू ऑफ कोर्स जीआरएन, ये तमाम तरह चीजें होंगी। तो इसके अलावा सेल्स में बताएं, सेल्स के अंदर क्या बनेगा आपका प्री रिक्विजिट की एग्जांपल क्या है? प्री रिक्विजिट हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई पिछली चीज कंडीशन बन जाती है अगली चीज के लिए। जब पिछली चीज कंडीशन बनती है अगली चीज के लिए, और आपकी अगली चीज मुमकिन ही नहीं होती सिस्टम के मुताबिक जब तक पिछली चीज ना हो जाए, यानी प्री रिक्विजिट ना हो जाए, जब तक आप कैफ पास नहीं करेंगे तब तक आप सी फैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल है कि नहीं यार हर बंदे को बीएफडी पढ़ने का हक नहीं है, हर बंदे को एमएसए करने का हक नहीं है, जब तक वो 2 चीजें जो है वो पास नहीं कर लेता। सही है, तो अगर आप क्या कहते हैं, नीचे वाली चीज क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो सेल्स ऑर्डर है फॉर गुड डिस्पैच नोट, अगर सेल्स ऑर्डर नहीं आपने बनाया, क्रिएट किया, क्योंकि देखिए हर पीछे वाली चीज के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल लगा हुआ है ना। परचेज रिक्वेजिशन किसी ना किसी मैनेजर से अप्रूव करके आगे बढ़ती है डिपार्टमेंट की, फिर पीओ आता है तो पीओ के ऊपर लिमिट अथॉरिटी लगी हुई है। तो जीआरएन कोई एम ही नहीं बन जाता कि जीआरएन के ऊपर आप बोलेंगे नहीं, जीआरएन तो बड़ा वीक कंट्रोल है, क्योंकि जीआरएन जब बनेगा तो जीआरएन के ऊपर तो जो है वो एक ही बंदे की
फॉर एग्जांपल वो आ रही है, यानी किसी ने एक्सेप्टेंस दे दी, किसी ने एक्सेप्टेंस दे दी फॉर एग्जांपल किसी वेंडर के गुड्स की, और वो डिफेक्टिव हुआ, तो यार गुड रिसीव नोट तो मेरे ख्याल में बड़ा रिस्की हो गया कंट्रोल, क्योंकि एक ही बंदा डिफेक्टिव गुड्स को रिसीव कर सकता है। नहीं बाबा, नहीं भाई, उससे पहले जब आपने पीओ रेज किया तो पीओ के लिए जब आपने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स के साथ ही काम किया, तो आपने वहां पर भी कंट्रोल डाला हुआ है जो कि पीओ के लेवल पर है, कि आप अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वेंडर्स के साथ काम करेंगे जो कि अच्छा माल देते हैं, आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ ही काम करेंगे जो कि आपकी पीओ की पॉलिसी है, जो कि आपके वेंडर की पॉलिसी है स्पेसिफिक गुड के लिए। तो अगर आपने OEM जिसे कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसके साथ अगर आपने काम नहीं किया तो फिर आप उस चीज से ये पीओ आगे अप्रूव ही नहीं होगा, और जब वो उनके साथ काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली डिफेक्टिव गुड्स आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये जो प्री रिक्विजिट होते हैं ना, ये बेसिकली पीछे भी अपने पास कंट्रोल्स का एक बैगेज लेके चल रहे होते हैं। तो गुड रिसीव नोट से पहले जो पिछले सारे काम हो रहे हैं वो सारे कंट्रोल्स हैं जो कि गुड रिसीव नोट के सपोर्ट में आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये आपके सेल ऑर्डर होगा तो फिर गुड गुड डिस्पैच नोट जाएगा। तो सेल ऑर्डर के टाइम के ऊपर क्या होगा, आप किसी भी बंदे को, किसी भी कस्टमर के साथ थोड़ी कोई सेल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ अप्रूव्ड कस्टमर, और वो कस्टमर जब आएगा सिस्टम के अंदर, डलेगा सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम में आने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक होगी, और उसके लिए उसको कहीं और जाना पड़ेगा, और कि भाई आप, तो ये तमाम तर कंट्रोल्स गुड डिस्पैच नोट से पहले, तो गुड डिस्पैच नोट एवं ही अकेले में थोड़ी कोई कंट्रोल है कि भाई गुड डिस्पैच नोट से पहले जो वेयर हाउस मैनेजर है वो सिर्फ किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर डाल देगा, गुड डिस्पैच नोट के से पहले पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तमाम तर एग्जांपल्स हैं प्री रिक्विजिट होने की। अब नाउ दिस कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड है तो डेफिनेटली बंदे के हाथों कट जाते हैं कि भाई वो कुछ कर सकता ही नहीं है। सही है, मतलब सिस्टम गुड डिस्पैच नोट इशू नहीं करेगा, प्रिंट ही नहीं निकालेगा, सिस्टम जो है वो उसकी स्क्रीन पे ही नहीं पहुंचाएगा, बोलेगा भाई पीछे इनवैलिड हो गया ना, आप पिछली स्क्रीन पे जब आप सेल ऑर्डर का नंबर डालोगे तब जाके वो काम आगे बढ़ेगा। तो ऑटोमेटेड के अंदर तो बंदे के हाथों ही कट जाते हैं, बिकॉज उसको तो वो डॉक्यूमेंट निकालने की, जनरेट करने की, प्रिंट निकालने की कोई कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, मैनुअल के अंदर चांस होता है कि बंदा उसमें फोर्ज करे, फेक चीजें करे, फिशियस चीजें बनाए, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। समझ आई बात? अब आप देखें ना, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल गुड डिस्पैच नोट के बाद आता है इनवॉइस, तो इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगी जब तक आप गुड डिस्पैच नोट नहीं डालेंगे। तो भाई इनवॉइस अगर आपने फिक्टिशियस कस्टमर्स को डाल रहे हो तो उससे पहले गुड डिस्पैच नोट का सही नंबर डालो, और वो नंबर डलेगा तो फिर आगे बात बढ़ेगी, और फिर इनवॉइस जनरेट होगी। इससे पहले इनवॉइस जनरेट पॉसिबल ही नहीं है, इनवॉइस जनरेट नहीं होगी तो आगे का प्रोसेस चलेगा नहीं। तो अब देखिए, ये कुछ बातें हैं जो कि प्री रिक्विजिट एज अ कंट्रोल। सो आई एम श्योर, आई थिंक आपको एक अच्छा रिव्यू मिल गया है ऑफ ये कंट्रोल टूल किट का। ठीक है जी। अब अगली जो बात मैंने करनी है वो क्या करनी है, देखिए कभी कभार एग्जाम में सवाल आते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर लाइव सेशंस आर जनरली फॉर नॉट फॉर रिपीटेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ये आप तो इंशाल्लाह जब वीडियोस जिन लोगों ने नहीं सुनी वो सुन भी सकते हैं, और जिन लोगों ने सुनी भी है तो मेरे ख्याल में उनका एक अच्छा रिवीजन हो गया। तो ना आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से काम आएंगे। देखिए कभी कभार वो आपसे सवाल पूछता है कि आपसे कह देगा भाई, एक फ्रॉडुलेंट सिचुएशन दे देगा, बोलेगा बताओ कि इस पे कौन कौन सी चीजें नहीं थी, और अगर होती तो ये फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि हर फ्रॉड किसी ना किसी गैप को रिफ्लेक्ट करता है। हर फ्रॉड जो होता है किसी ना किसी गैप, जरा मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात, हाँ, बहुत अहम जो ना दे रहा हूँ, ये जाया नहीं कीजिएगा। हर फ्रॉड किसी ना किसी गैप को रिफ्लेक्ट करता है, किसी ना किसी डिजाइन या किसी ना किसी इंप्लीमेंटेशन गैप को। हर एरर किसी ना किसी गैप को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली लूप होल, सही है जी। अब ये जो लूप होल है, इसको ये अगली मर्तबा ना हो, यानी एक होती ना चीज कि यार अगर आप कहते हैं कि यार मैंने आपको 3 बुनियादी सवाल कहे थे कि यार आप किसी भी जगह पे ये सवाल पूछोगे ना तो आपको इसका जवाब मिलेगा किसी ना किसी कंट्रोल की सूरत में। तो 3 सुनहरी सवाल क्या थे, जरा मुझे बताइए। what do you have to ask to find out? तो सबसे पहला क्वेश्चन, why
हाउ डिड इट, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा जी, हाउ डिड इट एंटर इनटू द सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट एंटर इनटू द सिस्टम, कैसे ये चीज हमारे सिस्टम के अंदर दाखिल हुई। ठीक है जी। व्हाई वाज इट नॉट प्रिवेंटेड, तो फिर दाखिल हो भी गई तो प्रिवेंट क्यों नहीं हुई। सही है जी। एंड व्हाई नॉट डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, क्यों नहीं हुआ ये। सिस्टम में कोई चीज एंटर कैसे हुई, क्यों प्रिवेंट नहीं हुई थी, और क्यों डिटेक्ट और करेक्ट नहीं हुई। अब अगर आप इनके सवाल पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा इन्हीं कंट्रोल टूल किट की सूरत में। यानी आप बोलेंगे भाई ये क्यों, ये ये सिस्टम में एंटर क्यों नहीं हुआ, क्यों क्यों हो गया ये फिक्टिशियस कस्टमर, बिकॉज ये इसलिए एंटर हुआ क्योंकि 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 कोई इवैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं था कि कस्टमर कस्टमर जो है वो हमारे पास सही वाला। हमने फिक्टिशियस कस्टमर्स के साथ, खराब कस्टमर्स के साथ इसलिए डील किया बिकॉज वी डिड नॉट हैव अ प्रोसेस टू फिल्टर आउट बैड 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 कस्टमर्स फ्रॉम द गुड कस्टमर्स। सही है जी। हमने इसीलिए फॉर एग्जांपल गलत वेंडर के साथ काम किया बिकॉज वी बिकॉज बिकॉज हमने गलत वेंडर के साथ काम किया क्योंकि हमारे पास ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स की कोई लिस्ट नहीं है और हम वेंडर्स को उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमारे पास वो वेंडर आ चुका है। अच्छा, अगर इस तरह का कोई वेंडर आ भी गया है तो फिर ये प्रिवेंट क्यों नहीं हुआ, क्या हमारे पास क्या कोई बंदा रिव्यू नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कोई बंदा पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि यार वेंडर्स को, कस्टमर्स को, उनकी परफॉर्मेंस को वो बंदा रिव्यू कर रहा हो। अगर एक वेंडर खराब गुड्स दे रहा है बार बार और वो खराब गुड्स के पैसे भी हम पे करे आ रहे हैं, तो भाई क्या कोई हमारे पास रिव्यू करने वाला बंदा नहीं है जो गुड्स को देख रहा हो। वो गुड्स कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा होगा, तो क्या वो कोई बंदा उसको रिव्यू नहीं कर रहा कि यार वो हमारे पास जो लैपटॉप दिए हैं वो लैपटॉप खराब है, या वो हमारे पास जो मशीन आई हैं वो मशीन खराब है, वो प्रिंटर्स जो हमने मंगवाए थे 15 प्रिंटर्स वो खराब प्रिंटर्स निकले हैं, तो बंदा रिव्यू नहीं कर रहा। तो व्हाई वाज इट नॉट प्रिवेंटेड का जवाब आपको ऐसे मिल जाएगा जब आप बोलेंगे यार देयर हैज टू बी अ रिव्यू प्रोसेस इन प्लेस, कि somebody should review it on the receipt of goods। मेरी बात समझ रहे हैं। और तीसरी बात, why not detected and corrected। तीसरी बात क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग किस्म के सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल डेफिनेटली। लेकिन इन सवालों के नतीजे में आपको जवाब मिल जाएगा अपना, जो कि सवाल एग्जामिनर पूछ रहा होगा। तो अपने आप से सवाल पूछें कि डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ भाई ऐसा। अगर खराब प्रिंटर आ गए तो भाई डिटेक्ट करने का, डिटेक्ट और करेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही है बात, इसकी रिपोर्ट करने में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सही है। कोई बंदा जो उसको इस्तेमाल कर रहा होगा तो क्या उसके क्या एक पहली बात ये है कि क्या वो बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है उसने क्यों नहीं बताया कि यार ये जो फॉर एग्जांपल गुड्स आए हैं वो सही नहीं है, या तो इसका वाकई में इस्तेमाल था ही नहीं कि ये मंगवा लिए गए डिफेक्टेड गुड्स और उनकी पेमेंट भी कर दी, और किसी ने बताया भी नहीं कि भाई ये इस्तेमाल में आ ही नहीं रहे। तो एक तो हो सकता है कि भाई उनको जरूरत ही ना हो, तो अगर जरूरत ही नहीं थी तो किसने परचेज एक्विजिशन रेज की है, कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, क्या वो खुद ने रेस कर दी, या कोई बंदा अप्रूव कर रहा है परचेज एक्विजिशंस को। अब ये सवाल कितने लॉजिकल है, ये इनके जवाब भी बड़े आसानी से निकल आएंगे कि नहीं यार देयर हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ पीआर। अगर कोई बंदा पीआर अप्रूव कर रहा होता तो वो बंदा देखता कि नहीं यार इसकी जरूरत भी है, और जरूरत नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई वी हैड अ वी परचेज अ प्रिंटर, और उस प्रिंटर की पेमेंट भी कर दी, और कोई बंदा बोलने वाला भी नहीं था कि यार वो प्रिंटर चल ही नहीं रहा, वो प्रिंटर कहाँ गया, देयर इज नो प्रोसेस। तो अब आपने इन तीन सवालों के जरिए से ये फैसिलिटेट करते हैं, ये फैसिलिटेशन क्वेश्चंस हैं, फैसिलिटेशन क्वेश्चंस हैं, फैसिलिटेशन क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कि आप अगर इन फैसिलिटेशन क्वेश्चंस के जरिए से अपने आप से सवाल पूछो। एग्जाम में कितना सवाल आएगा, एग्जाम में आएगा व्हाट की कंट्रोल्स वुड यू सजेस्ट। अब आपने व्हाट की कंट्रोल वुड यू सजेस्ट के नतीजे में आपके जहन में आने का चाहिए कंट्रोल्स।
अब आपने व्हाट की कंट्रोल्स वुड यू सजेस्ट, ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को अपने अंदर से निकालने के लिए आप अपने अंदर से दोबारा सवाल पूछें हर स्टेप के ऊपर, यार ये काम क्यों हो पाया, ये चीज आगे कैसे बढ़ गई, ये राइट ऑफ कैसे हुआ। सही है, आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। when you ask yourself these questions you will get answers in the form of what, in the form of these controls। ये कंट्रोल की टूल किट है, अपने टूल किट निकालिए, अंदर से पाना निकालें और लगा दें सवाल के ऊपर। बेहतरीन। अच्छा, एक पॉइंट याद है कि ऑथराइजेशन कंट्रोल इज मिसिंग। एट टाइम्स आई राइट अथॉरिटी, क्योंकि मैं अप्रूवल और अथॉरिटी मैंने इसलिए मिस करते बिकॉज शायद ऑथराइजेशन को मैंने इसी के अंदर इसका पार्ट बना दिया। सो अप्रूवल हैज टू बी फ्रॉम एन अथॉरिटी और अथॉरिटी के पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं रिपीटेशन है, बहरहाल अप्रूवल और ऑथराइजेशन ये दोनों बातें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना अप्रूवल होनी चाहिए और दूसरा कंट्रोल है ऑथराइजेशन होनी चाहिए, यानी इसका मतलब जिससे भी अप्रूवल ली जाए उसको ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक काइंड ऑफ, या आप उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीटली, या फिर आप इसको सेपरेट तोड़ के भी लिख सकते हैं। सो आई थिंक मैंने इसको एक साथ यू लिखने की, मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया है। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, अली शोजब कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई बात। यहाँ पे अवान ने कहा कि यार ऑथराइजेशन कंट्रोल इज मिसिंग, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि देखें ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ये बात इस जुमले के अंदर मौजूद है। यानी कोई भी अप्रूवल अगर आप लोगे, वो अप्रूवल उस वक्त अप्रूवल है जब तक वो किसी ऑथराइज बंदे से आ रही है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अप्रूवल फ्रॉम एन अथॉरिटी, तो इन इफेक्ट यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो अप्रूवल होनी चाहिए, दूसरी फ्रॉम एन अथॉरिटी होनी चाहिए। और अथॉरिटी कौन होता है? अथॉरिटी हर कोई बड़ा नहीं होता। अथॉरिटी इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू अप्रूव, और तो जनरली वो ऑथराइज होना चाहिए। सही है, क्लियर है जी? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दो बातें इसके साथ ही एक साथ ही मैंने बना दी है। अच्छा, बहरहाल नाउ ये बात हम समझ चुके हैं मेरे ख्याल में, और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अबाउट अ क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अच्छा, दो सवालात मैंने आपको कराए मेरे ख्याल में हमारे लेक्चर्स के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो सवालात आपके पास हैं। मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर जो क्वेश्चंस कराए हैं, वन वाज आई थिंक झेलम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट कि मैंने आपको दो सवाल जो कराए हैं, झेलम मशीनरी मैंने कराया है मेरे ख्याल में आपको, और जुबैर एंड शाहिद मैंने कराया है। ठीक है जी? अच्छा, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। और अच्छा, मेरे ख्याल में काफी सारे लोगों ने उसको अटेम्प्ट देख भी लिया होगा। तो वो दो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस कंट्रोल विटनेस वाले एरिया की, ये कहीं ना कहीं पलट के आता है। चाहे वो आपको स्पेसिफिक एरिया के बाद बात करे, कहीं कहीं वो दो दो तरह से सवाल पूछता है। कभी वो आपको कोई स्पेसिफिक एरिया दे देगा, ठीक है, और बोलेगा जनरली बोलेगा भाई इस एरिया में बताओ कंट्रोल्स क्या होंगे। ठीक है, या कभी वो आपको उस एरिया का फ्रॉड देगा। ठीक है, एरिया, स्पेसिफिक एरिया, जनरली वो कहेगा बताओ भाई कैश रिसीट्स के, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जरा अच्छा मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, जरा मैं देख लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है जी? तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, ईफा फाउंडेशन, सिंपली इसने क्या किया, ईफा फाउंडेशन समर 2014 के 2014 का सवाल है, और ये आपके सामने क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल फाउंडेशन इज अ लार्ज चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन engaged in providing education to needy children at a token fee of ₹100 per child. It receives donation for its activities both in cash and through its bank account. The major expenditure relates to payment to teachers and petty cash. Briefly describe key controls which you as an auditor would expect to find in receipts and payments. अब यहाँ पे किसी बंदे ने रट्टा वट्टा मार के आ गया वो, और उसने अगर मेरे नोट्स में जो मैंने कंट्रोल्स बताए हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर उसने वो तरीके से पढ़ लिए हैं और रट्टा शट्टा मार लिया है और मेरा लेक्चर सुन लिया है, तो वो बड़ी आसानी से उसको लिख देगा रिसीट्स के और पेमेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसीट्स और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ी आसान तरीके से अप्लाई हो सकता है। सही है जी? कुछ जगहों पे क्या होता है, क्या वो आपको देता है फ्रॉड। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, बीटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सही है, यहाँ पे उसने दिया है कोई फ्रॉड। अब इस फ्रॉड की मदद से
वो चेक करता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है और आप किस हद तक उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने या प्रिवेंट करने वाले कंट्रोल्स डिजाइन कर सकते हैं। हमूद भाई कहते हैं रट्टा नहीं लगता, अब उम्र हो गई हमारी, अब रट्टे वाली उम्र नहीं रही, ऐसा ही है। तो ये बात सही है भाई, तो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है अगर आप उस प्रोसेस को फ्लो में लेके चलेंगे, जैसे मैंने फ्लो में पूरा प्रोसेस स्टेप्स बनाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये दरमियान ये मैंने ग्रुप चैट जो मेरा बॉक्स है ये आपके सामने आ रहा होगा या नहीं आ रहा? ठीक है, तो जरा मुझे बताइए कि आ रहा है या नहीं आ रहा ग्रुप चैट का बॉक्स, ये आपके पास कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं आ रहा? चलो गुड है, अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और नाउ इफ यू लुक एट, तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें उसने ये काम करने को कहा है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुडे, और हम इस क्वेश्चन के जरिए से जरा इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैंने दो सवाल कराए हैं आपको, इसमें भी फ्रॉड वाला एरिया है। इसमें वो कहता है रिकमेंड द कंट्रोल्स व्हिच द मैनेजमेंट शुड पुट इन प्लेस टू अवॉइड सच फ्रॉड्स इन फ्यूचर। अब यहाँ पे वही वाले कंट्रोल्स वो मांग रहा है कि यार इस फ्रॉड को पहले देखो कि ये फ्रॉड क्यों हुआ है, और इस फ्रॉड के एवज में इस फ्रॉड के अगेंस्ट में आपने कंट्रोल्स सजेस्ट करने हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास खैर हम इसको आगे बढ़ेंगे। मैंने दो सवाल जो आपको कराए हैं वो मेरे ख्याल में आप इसको वीडियोस में देख सकते हैं। आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन, सही है जी। हम स्पेसिफिकली एक काम करते हैं, let's do this part C. I want to give you time to answer part C of this question. इसमें पार्ट ए क्या है, स्टेट द मैटर्स योर फर्म शुड कंसीडर एंड प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस असाइनमेंट। ये एक कंट्रोल से थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये एक डिफरेंट बात है जहाँ पे असाइनमेंट से पहले जो प्री असाइनमेंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स होते हैं उसकी बात हो रही है। अभी जरा इसको जरा इस पे ठहर जाइए। स्टेट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अबव असाइनमेंट। Part number C is recommend the controls which the management should put in place to avoid such frauds in future. इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद का जो आंसर है वो बेसिकली कंट्रोल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि कहाँ पे मसला हुआ है, इसमें किस जगह पे हम फंस रहे हैं कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव से, और फिर वो कंट्रोल्स आप लिख के बताइए, ठीक है जी। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये 9 मार्क का सवाल है, 9 मार्क के लिए मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ। यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है जी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेन नोटबुक एंड यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई टू मी। चलो वंडरफुल, वेरी नाइस, वंडरफुल, ग्रेट। तो आप लोग सब जो उसको अटेम्प्ट करें, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने इसको अटेम्प्ट करता हूँ पार्ट नंबर सी को, ठीक है जी। चलें। अच्छा, नाउ मैं अभी एक काम करता हूँ। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन and I'll try to explain this answer. ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए था? You want this question? ठीक है, तो एक तो ये आंसर क्वेश्चन आ गया, दूसरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ एंड देन वी सॉल्व इट टुगेदर, ओके।
चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने कितने रिस्पॉन्सेज लिखे हैं जी, बताएं जरा। 3 4 5 6 7 8 कितने रिस्पॉन्सेज लिखे हैं आपने, बताइए। 7 4 4 6, ठीक हो गया जी। और बताइए। 4 पॉइंट्स, 8 पॉइंट सलमान, क्या बात है। एहसन 4 पॉइंट्स, उसामा 6 पॉइंट्स। कितने लोगों को 80% कॉन्फिडेंस है अपने पॉइंट्स के ऊपर? कितना भी यस और नो, अपने पॉइंट्स के ऊपर 80% कॉन्फिडेंस है, क्या ये बात मैंने ढंग की लिखी है? अच्छा, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो कम लोगों का है। सही है, बिकॉज दिस प्रॉब्ली कॉन्फिडेंट जो है ना एक नई कैटेगरी निकाली है अली सौरभ ने। 80% है। सही है, सही है। और चलें, तो नाउ लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू, और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। बीटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बीट क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट भी होता है और नहीं भी होते हैं सर, आई के क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। सही है जी। तो कॉन्फिडेंस डेफिनेट आपको आना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कॉन्फिडेंस जो है अगर आपका नहीं है तो, और होता है वैसे एक्चुअली यही है ऑडिट के पेपर में, मतलब जो पास होता है उसको भी नहीं पता होता वो पास क्यों हो रहा है, जो फेल हो रहा है उसको भी नहीं पता होता वो फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। नहीं, इंशाल्लाह we'll get some more confidence, Kenza, don't worry. Now, Beta Construction Limited is involved in the construction of large buildings and shopping plazas. The company commenced its business in 2004 by establishing an office in Karachi and has grown rapidly. It currently has offices in 5 major cities of the country, and as many as 25 projects are in various stages of execution. All right, a substantial portion of the work is done through subcontractors. Payment to subcontractors is based on certificate of work completion, which is issued by the supervisor in charge of each project. The certificate is sent through email to the finance department. The payment is credited directly into the bank account of the subcontractors. Recently, the management has discovered that the project supervisor of a large project had issued a fraudulent work completion certificate. The preliminary investigation indicated that some other subcontractors have also been paid fraudulently in the past, and the practice was ongoing for the past how many years? Um, in the past, and the practice was ongoing for the past 2 years. All right. The management of BCCL has asked your audit firm to conduct an investigation into the matter. Your initial discussion with the client has revealed the following. For the past 4 years, the external auditors of the company are Alpha and Co. Chartered Accountants. They had issued unqualified audit reports for all those years and had not reported any internal control weakness in their management letters. Prior to approaching your firm, BCCL wanted to give the assignment to Alpha and Co. सही है जी। उन्होंने कोई ऐसा मैनेजमेंट लेटर के अंदर वीकनेस शो नहीं की और आपसे पहले वो अल्फा एंड को देना चाहते थे। However, they expressed their inability to undertake the investigation work. जो ऑडिटर हैं उनके 4 साल से उन्होंने इस एंगेजमेंट को लेने से साफ इनकार कर दिया और आपके पास आए हैं और आपसे कहते हैं कि भाई अब बताएं, आप जो है उसको इन्वेस्टिगेट करें। नाउ दिस कुड बी अ डिफिकल्ट मैटर, ट्रिकी मैटर इन फैक्ट, आपके एक्सेप्ट करने के लिए, और ये इसका जो एरिया है वो डेफिनेटली आपके पार्ट नंबर ए में कवर होता है कि आप किस तरीके से करते हैं। और आप अगर आप क्लाइंट की एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जनरली जो पॉइंट्स कवर होते हैं, अगर हम देखें ISA 210, तो आपको नजर आता है कि अगर आपके पास उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, आपके पास एबिलिटीज एंड स्किल्स होनी चाहिए, और टाइम उतना मिलना चाहिए, प्रेशर उतना टाइम मिलना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आमतौर पे कवर हो रही होती हैं। एथिक्स, कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, ये सारी बातें इसमें आ रही होती हैं। अभी हम उसको स्पेसिफिकली कवर नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर बी से। नाउ
स्टेट इसका आई वांट, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप इसका कम से कम आंसर जरूर देखें आफ्टर दिस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ताकि कम से कम आप इसके पार्ट नंबर ए से फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर बी, जो कि हमारा पार्ट नंबर बी और सी जो कि हमारा बुनियादी एरिया है जिस पर हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं नाउ। और इसमें अगर हम देखते हैं कि स्टेट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अबव इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है जी, एक फ्रॉड हो गया है और वो 2 साल से हो रहा है, और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट हो रही है जो कि फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स की बुनियाद के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर पहले जरा बिफोर आई आस्क यू गाइस टू लेट मी नो कि आपके आंसर में क्या आती हैं बातें कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव से, मैं जरा आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए ये प्रोसेस आमतौर पे होता ये है कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, कितने लोगों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है। किन ने काम किया है जी, और एनीबडी एल्स, कोई ताल्लुक दूर दूर का रहा, सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चाहे आप फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो या कर रहे हो, वो तो आमतौर पे ये है कि प्रोसेस ऐसे वर्क कर रहा होता है कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी पेमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं वर्क कंप्लीशन के बेसिस पे हो रही होती हैं, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि यार इतना परसेंट काम हो जाएगा तो इतनी पेमेंट रिलीज हो जाएगी, इतना परसेंट काम हो जाएगा तो इतनी परसेंट पेमेंट रिलीज हो जाएगी। कुछ पेमेंट जो होती है वो मोबिलाइजेशन एडवांस होता है, आमतौर पे स्टार्ट में आपको मिलता है कि आप अगर किसी से बहुत बड़ा काम करवाते हैं, लेट्स सपोज सिविल वर्क्स का, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स हो रही है सभी प्लाजा, तो कुछ आपको एडवांस मिलता है स्टार्ट में, ताकि आप, क्योंकि आप मशीन और लेबर वगैरह को यूज लेके आएंगे तो कैश फ्लो के मसाइल होते हैं, तो वो मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं उसको। तो उसमें आप इनिशियल सारी मशीनरी लेके आ रहे होते हैं इतनी आवाम को भी और इक्विपमेंट को भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप का जो है वो पेमेंट्स आप कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और उसकी बेस, और आप इवेंचुअल जो लास्ट फाइनल पेमेंट होती है वो आखिर का जो बिल्कुल फाइनल फुल एंड फाइनल काम होता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको मिलती है जो फाइनल पेमेंट होती है। दरमियान में कुछ अमाउंट्स रिटेन भी करते हैं आप, बिकॉज जस्ट वांट टू मेक श्योर कि नहीं यार, जैसे फॉर एग्जांपल 10% रिटेंशन मनी होती है या 5% होती है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आप रिटेन भी कर लेते हैं कि यार वो एंड में मिलेगी, जब आपका काम पूरा खत्म हो जाएगा एंड में, ठीक है जी। और क्योंकि वो कुछ पेनल्टी अमाउंट डिडक्ट करने के लिए भी, फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं आपको रूम चाहिए होता है कि अगर वो काम सही तरीके का नहीं मिलता तो फिर आप वो पैसे उसको पूरे नहीं पे करते, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव सम अमाउंट, सही है। तो ये आमतौर पे होता है। अगर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज कर रहे होते हैं तो आमतौर पे ये होता है कि आपका कम से कम एक बंदा जो आपका अपना एम्प्लॉयड होता है उसको आप सुपरवाइजर लगाते हैं, कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा काम यूनिट प्रोजेक्ट को सुपरवाइज भी उन्हीं का बंदा कर रहा हो जो कि हमारी कंपनी का नहीं है, और तो वो तो फिर आप बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि नहीं यार आपका कोई बंदा उसको रिव्यू नहीं कर रहा जो कि आपका एम्प्लॉयड हो, तो फिर तो वो एक बहुत बड़ा डिजाइन कंट्रोल फ्लो होता है, सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर इंचार्ज है हर प्रोजेक्ट का, और सुपरवाइजर बेसिकली मिला हुआ है किसी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और सब कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर की आपस में मिली भगत है जिसे कहते हैं, ठीक है। और जब वो आपस में कल्यूजन कर रहे हैं सुपरवाइजर और क्या कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका मतलब ये है कि एक पीछे से बैक डोर से सुपरवाइजर को भी कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होंगे, और सुपरवाइजर ने समझ लें अपना बंदा सिस्टम के अंदर डाला है, एंटर किया है, ठीक है। तो ये काम मुमकिन ही नहीं है जब तक आपका अपना बंदा ना हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि बाद में दोस्ती हो, बड़े मुश्किल है, हो सकता है आपका अपना बंदा हो, या फिर बाद में अगर फॉर एग्जांपल कोई मिली भगत हो भी गई है तो फिर तब भी जो है वो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव कंट्रोल्स पॉसिबल हो सकते थे जो कि शायद यहाँ पे नहीं आ रहे नजर। अच्छा, तो ये बात तो बड़ी नॉर्मल सी है कि यार आपका अपना सुपरवाइजर होना चाहिए, वो वर्क कंप्लीशन, क्योंकि देखें काम कर कौन रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, वर्क कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किसके पास है, वो सुपरवाइजर के पास है, और उसकी बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं पेमेंट हो रही है, सही है। तो प्रोसेस बड़ा अपेरेंटली सही नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। वो इश्यूज कैसे समझ में आएंगे, लेट्स ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है।
बट ऑफ कोर्स पहले पार्ट सी से पहले मैं जरा पार्ट बी पे जाता हूँ। पहले वो सारा सवाल पूछ लूँ कि देखिए, अगर मुझे इस इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव सेट होंगे? अगर ये मैनेजमेंट मुझे कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, तो व्हाट ऑब्जेक्टिव्स एम आई गोइंग टू सेट फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी जो है, इसका जरा मुझे बताइए कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉइंट्स है तो 3 मार्क्स क्या बनेंगे उसके? व्हाट डू यू थिंक? हाउ वुड यू राइट इट? टू डू व्हाट? टू, इससे हम मैनेजमेंट की वीकनेस भी हाईलाइट करके दे सकते हैं। क्या मतलब है आपका? आर यू रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन पार्ट बी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? एक फ्रॉड है, फ्रॉड के बारे में कह रहे हैं। To determine the control weakness that led to the fraud। पहली बात क्या है जी? मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डिटरमाइन द कंट्रोल वीकनेस दैट लेड टू द फ्रॉड। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ है? ठीक है जी। दूसरा, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टिगेशन का? कैन यू और इसको क्या फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं? टू आइडेंटिफाई द लूप होल इन द सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, बट इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक टू द यानी थोड़ा सा यूज करें द वर्ड फ्रॉड, कि हम फ्रॉड को बेसिकली उसके कंट्रोल निकालेंगे टू डिटरमाइन द फ्रॉड। ठीक है जी। एक वेरी नाइस उमर, वंडरफुल, एंड सलमान इज वेल। ठीक है। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, या फिर हम जैसे आप कह सकते हैं क्वांटिफाई क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द परपीट्रेटर्स, जैसे कहते हैं ना, ऑफ perpetrators of fraud fraudulent activity। तो ये आमतौर पे कोई 3 तरह के to avoid this payment in the future against which work has not yet done identifying appropriate controls। आपने जुमला बड़ा लिख दिया, लेकिन इवेंचुअली आपने बात ये कही है कि कंट्रोल डिटरमाइन करने हैं that led to the fraud। इसमें आप आगे ऑफ कोर्स आपने ये बात लिखी है कि इसको टू प्रिवेंट इट इन फ्यूचर। डिटर्मिनेशन कैन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ये बात हमने कर दिया। टू आइडेंटिफाई related to the fraud, to identify whether there are more frauds in the company। बेसिकली यहाँ पे मोर फ्रॉड्स को थोड़ा सा आपने ब्रॉड कर दिया अली शोजब, कि यार इसमें ज्यादा फ्रॉड हुए नहीं हुए। बेसिकली हमने इस एरिया से मुतालिक हमने बात कर ली, डिटरमाइन द कंक्लूजन दैट लेड टू द फ्रॉड। यहाँ पे आप इसमें ऐड मजीद कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 मार्क का सवाल है। टू प्रिवेंट इन फ्यूचर और आइडेंटिफाई फर्दर। तो ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हालांकि बात कंप्लीट है फिर भी, और 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए। सही है। तो मेरे ख्याल में दीज आर 3 पॉइंट्स जो कि आपके इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है। पार्ट नंबर सी इज अबाउट कंट्रोल्स। अच्छा, ये एक थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर रखें, जो मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ तो उसमें आप हेडिंग नहीं डालते हैं। हेडिंग से पता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, कि आप एक्चुअली फिर वही बात लिखते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर जिस जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैंने अगर हेडिंग बाद में डाली ना, तो मैंने देखें मैंने शुरू में टू से स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट मैं लैंग्वेज नहीं बना पाया। तो मुझे अगर मैं ऊपर टू लिखूँ तो फिर मैं ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मुझे फैसिलिटेशन मिलती है, मुझे हेल्प मिलती है, स्कैफोल्डिंग मिलती है कि यार मैं लैंग्वेज को अपनी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मेंटेन रखूँ। तो कंट्रोल्स अगर मैं करूँगा तो फिर मैं कंट्रोल्स की बात करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहीं ना कहीं रिव्यू की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं, तो ये हेडिंग थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है।
जितना स्पेसिफिकली आप उसको कर सकते हैं उतना करना पड़ता है। कंट्रोल्स को ये सवाल आया कि भी कंट्रोल्स को लिस्ट आउट भी कर सकते हैं या ब्रीफ भी करना होता है। अभी जरा देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो फिर आप बताइएगा उमर, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल देखें, इन्होंने सवाल जो पूछा है वो पूछा है रिकमेंड द कंट्रोल्स विच द मैनेजमेंट शुड पुट इन प्लेस, ठीक है। और ये देखें ना, ये कहा टू अवॉइड सच फ्रॉड इन फ्यूचर, ठीक हो गया बात। अब कंट्रोल्स कैसे मिलेंगे मुझे, क्या हुआ है, तो सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा अपने आप से कि भाई हाउ डिड इट एंटर इनटू द सिस्टम। अच्छा, कौन सी चीज गंदी है जो दाखिल हो गई है, कहाँ से जो गंदगी है वो दाखिल हुई है। क्या क्लिक कर दिया, अच्छा क्या चीज दाखिल हुई है, ठीक है जी। तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज ऐसी है जिसको दाखिल होने से ही, सिस्टम में एंटर होने से ही मैं रोक सकता था, वो क्या चीज है, जरा मुझे सोच के बताइए जरा। हाउ डिड इट एंटर इनटू द सिस्टम का जवाब आपके जहन में क्या निकलेगा। सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वंडरफुल अवान, एनीबडी एल्स। Subcontractors influence, subcontractor का supervisor relationship, approved list of subcontractors। चलेगा, उमर ने शुरू कर दिया काम। फेक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ये पॉसिबल है। इवेलुएटिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जाए। अब एक काम करते हैं, ठीक है, आपके रिस्पॉन्सेज आ गए, आपने बड़ा अच्छा जवाब देना शुरू कर दिया इसके ऊपर। लेट मी जस्ट लुक एट इट ना। मुझे लगता है कि दो चीजें, वैसे हम सुपरवाइजर को भी ले सकते हैं कि सुपरवाइजर भी हमारे अंदर एक गलत आदमी आ गया है, और उसके ऊपर भी आप एक बात कर सकते हैं कि यार हमारे एचआर के अंदर एक प्रॉपर इवैल्यूएशन चैनल है या नहीं है। तो लेकिन फिर तो सबकी मतलब वो तो बड़ा एक जनरलाइज पॉइंट हो जाएगा ना कि आप हर एक, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉड के अंदर एम्प्लॉय शामिल होता है, तो फिर आप हर जगह पे यही बात लिख देंगे कि यार हमारी एचआर जो है वो सही बंदे हायर नहीं करती, एथिकल नहीं होती, इंटेग्रिटी नहीं होती। तो ये बात तो आप हर जगह लिख देंगे। इसको कवर करने का एक तरीका होता है, वो आपको बताऊंगा कि जब आपका सुपरवाइजर या आपका अपना बंदा, लेकिन आमतौर पे जैसे मैंने जब जुबैर एंड शाहिद मेरे ख्याल में सवाल मैंने कराया था जो सेल्स का एरिया था जिसमें, तो उसमें जब फ्रॉड हुआ था तो हमने क्या कहा था कि यार हाउ डिड इट एंटर के अंदर कस्टमर जो फिक्टिशियस था ना, याद है आप लोगों को। हाँ, फिक्टिशियस कस्टमर को हमने अंदर आने से रोका था। वो कैसे रोका था हमने, याद है आपको। हमने कहा था भाई पहले तो मैं जरा हाउ डिड इट एंटर की बात करूं, तो जो गंदा आदमी अंदर आया है वो कौन है, वो है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और उस सब कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सुपरवाइजर के हाथ में क्या चीज ऐसी है जो कि आई है जिसकी वजह से शायद हो सकता मसला हो, तो उसके पास वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स आए हैं। शायद एक कंट्रोल आपको सब कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे लगाना पड़ेगा और एक कंट्रोल आपको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लेवल पे लगाना पड़ेगा, कि जिससे आपका इनिशियल लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं प्रिवेंशन पॉसिबल हो। सही है। तो हाउ डिड इट एंटर इनटू द सिस्टम के अंदर क्या आया जी, सब कॉन्ट्रैक्टर के लेवल के ऊपर कोई ना कोई मसला है। अब जरा सब कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे जरा सोचिए कि क्या कुछ पॉसिबल था कि ये गंदे लोग या अनएथिकल लोग या इंटेग्रिटी से के वाले जो लोग नहीं है, वो लोग हमारे पास नहीं आते, तो क्या चीज पॉसिबल थी। कुछ लोगों ने बात करना शुरू की थी, जरा मैं पीछे जाऊं, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सही है जी। तो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप इवेलुएट कर रहे होते हैं। अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी इन प्लेस। ये आपने एक बता दिया, एक अप्रूव्ड लिस्ट होनी चाहिए। ये खुद एक कंट्रोल है कि आपके पास कोई अप्रूव्ड लिस्ट होनी चाहिए। मैं इसमें अगर एक बात और करूं, एंड लाइकवाइज लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स should also be in place। ठीक है जी, इसको आप अलग से भी डाल सकते हैं बट मैंने इसके साथ ही डाल दिया, ठीक है जी।
फिर ये जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर है, इसको अप्रूव करने का भी कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए। सही है जी। सो अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट एक अलग कंट्रोल है सब कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट, और दूसरा ये है कि प्रॉपर प्रोसीजर शुड बी procedure should be in place that evaluates subcontractors uh, before induction या inclusion कह लें या induction कह लें, induction is better, induct करने से पहले, ठीक है जी। before induction, before onboarding ज़रा is a more corporate formal loves, ठीक है, before onboarding, तो उसको proper procedure होना चाहिए, evaluation procedure या criteria procedure should be in place that evaluates subcontractors before onboarding। ये काम होना चाहिए जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके बैकग्राउंड चेक्स आ गए, हिस्ट्री आ गई, थोड़ा सा आपने जरा एफिशिएंसी दिखानी होती है ना एग्जामिनर को, क्या मतलब क्या है आपके कहने से, डू यू आल्सो नो सम क्राइटेरिया, तो आपने थोड़ा सा ये डाल दिया, हिस्ट्री हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, रेपुटेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह की आपने कोई डाल दी बात दो चार, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इस तरह की बात डाल दें। फिर एक आपने डाल दिया एवेल्यूशन क्राइटेरिया और प्रोसीजर इन प्लेस होना चाहिए। अच्छा, और क्या होना चाहिए, एक बात, जब हमने एवेलुएट करके अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर बना दी, दो बातें हमने कर दी ना, तीसरी बात क्या होनी चाहिए, देखें ये अलग बात है, एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होना अलग बात है, उसके पीछे एक प्रॉपर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और प्रोसीजर फॉलो होना एक अलग बात है। नहीं, ये दोनों बातें डिफरेंट है ना, क्योंकि देखें एक आपके पास लिस्ट ऑफ, हमारे पास एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, सवाल आएगा भाई अब बताएं कि यार इसके पीछे हमने किया क्या है, यार हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया नहीं है, उसका डिजाइन वीक है, ये डिफरेंट बात है, बिकॉज अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो डेफिनेटली ये बात जो है ना वो इतनी मजे की, यानी ये अपनी स्टैंडिंग खो देगी। सो इवन इफ यू हैव एन अप्रूव्ड लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर, अब मैं एक और बात कहूंगा जो कि शायद आपको सिमिलर लगे, वो क्या है, वर्क शुड बी अंडरटेकन विद अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इट्स नॉट ऑलवेज ऑब्वियस कि आप काम जो है वो अप्रूव्ड के साथ लोगों के साथ ही कर रहे हो, देयर कुड बी अ बाईपासिंग प्रोसेस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और जिसकी वजह से आप अनअप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हो, यानी और वहां पे शायद आपके पास अगर कोई ऐसा ब्रीच हुआ है, बिकॉज अगर आपने कहीं कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटिंग में काम किया हो तो ये चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं होती है कि हाँ यार अप्रूव्ड लिस्ट है तो उसके साथ ही काम होगा, हो सकता है बंदा चेंज हो जाए, हो सकता है प्रोसेस समझ में नहीं आया, हो सकता है जल्दी हो सकता है अर्जेंसी की वजह से हम वो अप्रूवल प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाए और लिस्ट में बंदे का नाम ही नहीं आ पाया, और तो हमने एक्चुअली उसके साथ काम कर लिया और जिसकी वजह से पता लगा, क्योंकि ऐसा होता है बहुत मरतबा, यानी बहुत मरतबा प्रोजेक्ट जो प्लांट है कमीशनिंग के टाइम के ऊपर, जब प्लांट बन रहा है, चीजें हो रही है, नया प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस वक्त दरमियान में बहुत सारे अर्जेंट किस्म के और बहुत सारे काम करने होते हैं, और जिसकी वजह से आप एट टाइम्स यू एंड अप वर्किंग विद अनअप्रूव्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। बराबर, तो दैट्स अ थर्ड थिंग कि आप हमेशा उसके साथ ही काम करें कि जो कि आपका अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, ये तो काम हो गया भाई, क्या ये अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर कोई एक बार की चीज होती है, बार बार करने वाली चीज होती है, क्या ये अप्रूवल क्या उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है भाई? क्या कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप है, या फिर कोई जो है वो ये हमेशा से आप इसके अंदर आ गए, सो पीरियोडिक कुछ मिलना चाहिए ना, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। अगर पीरियोडिक रिव्यू हो रहा है इसका मतलब ये है कि फिर वो कोई, यानी अगर वो उसकी परफॉर्मेंस है, अगर वो टाइम पे चीजें दे रहा है,
अगर कोई उसको इवेलुएट कर रहा है, बिकॉज देखो ये रिव्यू जो है ना वो फिर उसका सुपरवाइजर नहीं कर रहा होगा, ये रिव्यू पे कमेटी कर रही होती है आमतौर पे, ठीक है, जो कि जिसने इवेलुएट करती है, और वो जब करती है तो फिर डेफिनेटली वो फिर देखती है कि यार इसके परफॉर्मेंस, इसकी यानी जो उसने कहा था चीजें, और जिस क्वालिटी की चीजें इसने लगानी थी वो लगाई, टाइम पे डिलीवर किया, वो तमाम तर क्राइटेरिया को फॉलो करती है, और फिर वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है जो रिव्यू करती है, which is other than the supervisor जिसने उसके साथ काम किया होता है, सही है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, देखिए ये जो सारे सवालात आपके हैं ना, एक तो ये कि डेफिनेटली with experience and with solving more questions you will get a you will be more um, well versed in using all these tools। ये टूल सारे हमने वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऊपर ऊपर गिवन है, वही रिव्यू, वही एसओडी, वही तमाम तर बातें, वही ये हमारे पास आ रही हैं। पीरियोडिक रिव्यू हम ये रिव्यू कर रहे हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस बाय एन इंडिपेंडेंट evaluation committee for to continue with or delete or remove uh, subcontractors subcontractors from the from the list, approved list। ठीक हो गया जी, एक ये हो गया आपके पास। अब देखिए अपने एक ही पॉइंट से अपने चाहोगे आपने कंट्रोल सब कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे थोड़ा सा लगा दिया। अच्छा इस बात में प्रैक्टिकली जितना मैंने देखा है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मसला है कि सुपरवाइजर जो है वो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट सुपरवाइजर ही भेजता है आमतौर पे, जो कि आपका एम्प्लॉयड होता है। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे बात यही कही गई है कि यार सुपरवाइजर आप ही का बंदा कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सुपरवाइजर आप उसको भेज रहा होगा, ये बात तो डेफिनेटली इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब कहाँ पे वीकनेस आ सकती है, ठीक है, अगर हम सोचें तो कहाँ पे वीकनेस आ सकती है, इसको देखने की जरूरत है। अच्छा इसमें एक कंट्रोल और भी हो सकता है कि यार एक यानी इस तमाम दर प्रोसेस को जो सब कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे अगर होता तो हम समझते हैं कि यार ये जो फ्रॉड है उसके होने के चांसेस बड़े कम होते या वो अवॉइड हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो हैव एन इंटरनल ऑडिट मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरनल ऑडिट or compliance should ensure that the above processes are followed। ये भी आपने एक लेवल का लगा दिया कि भाई आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इसको इंश्योर कर रहा हो। तो ये बेसिकली क्या है जी, ये ये इंश्योर करेगा कि यार रेगुलर ये प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एकेडी कह रहा है जी सर अपने आपने एक में से ही 4 पॉइंट निकाली है, ठीक है। तो ये इसको तोड़ तोड़ के जो है ना वो लिखने में जो है ना इसी इसी से बनेगा मार्क्स भाई। अच्छा अब देखो, अब अगला पॉइंट तो एक और आया ना, अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट ये है कि अब चलो अब गंदा आदमी आ गया अंदर, अब गंदा आदमी अंदर आ गया, अब ये 5 काम कर रहे होते हैं तो शायद ये बंदा गंदा आदमी अंदर नहीं आता, ठीक है जी, या हमारे उसमें आ जाता तो कम से कम सस्टेन नहीं कर पाता, यानी जिंदा नहीं रह सकता था। अगर वो पीरियोडिक रिव्यू हो रहा होता, चीजें हो रही होती, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हो रही होती, तो ये नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। अच्छा फिर अगला स्टेप क्या है, चलो अब वो आ गया और हमारा सुपरवाइजर भी जो है उसकी भी नीयत तब्दील हो गई, और हमारा जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो भी खराब आदमी निकल आया। अब अगर सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लाइन ऑफ डिफेंस है कि कि हम इस चीज को आगे बढ़ने से रोक सकें, और जो 2 साल से ये काम हो रहा है ये 2 साल से ना हो रहा होता, इसके बारे में क्या आपकी इजहार ख्याल है कि आप क्या कंट्रोल सजेस्ट करेंगे, तो बस हम एक्चुअल वैल्यूएशन के बारे में कहाँ से बात आ गई।
work completion certificate should be authorized by a higher authority rather than project supervisor. अच्छा, कि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन वाई सुपरवाइजर? तो फिर सुपरवाइजर, बिल्कुल मेरा भी ये सवाल है कि फिर दुआ, अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सुपरवाइजर जो है, तो सुपरवाइजर क्यों जो है ना, उसका मसला आएगा। मतलब वो फिर क्या करेगा? मतलब वो, उसका तो काम ही यही है कि यार जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो सही काम कर रहा हो, और वो जो काम कर रहा है वो एक्चुअली उसको उसको रिव्यू करने का तो काम, उसी का तो काम है। सुपरवाइजर फिर कर क्या रहा? तो सुपरवाइजर के ऊपर एक और सुपरवाइजर लगा देने का मतलब ये है कि फिर सुपरवाइजर, देखिए ये बात तो हो गई ना खराब कि भाई सुपरवाइजर तो खराब आदमी निकल गया ना, अब इसके ऊपर एक और बंदा होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द कंट्रोल। ये फिर बात बैठती नहीं है ना। सरप्राइज इंस्पेक्शन इज अ वेरी गुड कंट्रोल। ठीक है जी, कि आप रेगुलर बेसिस, देखिए ये रिव्यू एट अ रेगुलर इंटरवल आ गया ना यहाँ पे। देखो मेरी बात सुनो, आया कि नहीं आया? भाई हल्का नहीं चल रहा ना। ये तजर्बे से भाई बनाइए ये पूरी लिस्ट, कंट्रोल टूल किट। ये अगर आप, रेगुलर रिव्यू आ गया जी, रेगुलर रिव्यू, रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल कह लें आप, ठीक है। रिव्यू, सरप्राइज रिव्यू, सरप्राइज रिव्यू एट रेगुलर, सरप्राइज परफॉर्मेंस रिव्यू कहना ज़्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस रिव्यू at regular interval should be performed या conducted, perform तो आ गया पहले, conducted at, जैसे 3 महीने के अंदर एक सरप्राइज विजिट हो रहा है, ये नहीं बताया कि कब हो रहा है, लेकिन 3 महीने में हो रहा है। समझ में आया ना? आपका सवाल ये था कि सर हाउ कैन सरप्राइज बी एट रेगुलर? रिव्यू कौन करेगा? इंडिपेंडेंट बंदा करेगा ना, कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका उस प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है। इट कुड बी अदर सुपरवाइजर, इट कुड बी समबडी सीनियर, बट एक इंडिपेंडेंट बंदा हो जो जिसका उस प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो जैसे होता है ना, मैंने मैंने ये देखा है, आप लोग ये एक, नाई की दुकान पे ना कंट्रोल लगा होता है। आप जाएं बाल कटवाने के लिए, तो जो बंदा बाल काटता है ना, तो उसका दूसरा वाला बंदा जो होता है ना, वो भी बाल ही काट रहा होता है, वो उसका सुपरवाइजर नहीं होता, लेकिन पैसे वो लेता है। सही है। सही है। तो वो बाल काटेगा तो पैसे दूसरा बंदा लेगा। तो एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट भी है, और इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट भी है। सही है। तो सरप्राइज परफॉर्मेंस रिव्यू होनी चाहिए, या परफॉर्मेंस रिव्यू कह लें या प्रोजेक्ट रिव्यू कह लें, एट रेगुलर इंटरवल शुड बी कंडक्टेड, प्रोजेक्ट रिव्यू एट रेगुलर इंटरवल शुड बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, ये एक होना चाहिए कि यार आपका प्रोजेक्ट रिव्यू, आई थिंक प्रोजेक्ट रिव्यू इज अ बेटर वर्ड। परफॉर्मेंस या कंप्लीशन रिव्यू उससे ज्यादा है प्रोजेक्ट रिव्यू, यानी प्रोजेक्ट का स्टेटस, कंप्लीशन रिव्यू एक ही बात है। स्टेटस ऑफ द वर्क की बात है, और ये जो स्टेटस ऑफ द वर्क, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन्ड है, वो क्या उसके साथ फॉर एग्जांपल बात साइट के ऊपर भी नजर आ रही है बात, या नहीं आ रही है? तो साइट विजिट कह लें, ठीक है, या प्रोजेक्ट रिव्यू कह लें, सरप्राइज प्रोजेक्ट रिव्यू साइट विजिट is also a term, and regular to be by independent person to ascertain the status of project communicated। ठीक है जी, ये एक बात हो गई। अब बताओ एक और कंट्रोल क्या होगा जी? ठीक है जी, अगली बात, व्हाट शुड बी द कंट्रोल? एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, आप लोग मिस आउट कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर्स को क्या पता लगेगा हाफिज भाई? आप कह रहे हैं सर कैन इट ईदर बी रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिटर्स, तो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बारे में इंटरनल ऑडिटर्स को यार आपस की बात है, क्या पता लगता है यार? इधर हवा मोड़, हवा की जिस हवा को में आपकी तरफ आप रुख मोड़ देते हो वहां पे वो चले आते हैं। तो यार इतनी बेजरर सी कॉम होती है इंटरनल ऑडिटर। मतलब आप
जो बोलोगे वो मान जाएंगे, जो बोलोगे आप यकीन करो। मैं खुद रहा हूँ ना 3 साल इंटरनल ऑडिटर, मुझे अपने आप पे शर्म है कभी कभार आती है, यार ये क्या कर रहा था मैं यार, क्यों। होम्योपैथिक ऑडिटर्स हैं सर फायदा नहीं तो इंसान भी नहीं होता ना, आपस की बात है तला सेट्टी साहब। अच्छा, मेरी शक्तियों में क्या एक एडी कह रहा है, यार एक एडी तुम जनरल में क्यों नहीं डालते हो, प्राइवेट कर देते हो। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, आपके साथ धोखा होता रहा है। यार मैं तो इतनी टेक्निकल इंडस्ट्री में था एग्रो पॉलीमर में, वहां पे इतना कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल था। मैंने लकीली मैंने इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर किया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी। तो इतनी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और ये पता नहीं क्या कुछ था उसके अंदर, पता नहीं आप लोगों में से कोई था, कोई है एग्रो पॉलीमर वाला, किसी ने किया ऑडिट, ईडीसी, वीसीएम और पता नहीं क्या क्या और एचसीएल, और उसमें अब हम कोई पूछे भाई इसमें क्यों वेरिएंस आया। अब वो इतनी कोई केमिकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या केमिकल लोचा पूरा क्रिएट कर देते हैं दिमाग में। तो उसके बाद बंदा बोलता है यार, आप 15 मिनट के बाद बंदा सोने आता है, और सुनने के जब उसकी बात सुनते सुनते ऑडिटी की, और उसके बाद बंदा बोलता है यार तुम जो कह रहे हो ना भाई, तुम सही कह रहे हो, बस मुझे रिस्पॉन्स दे दो मैनेजमेंट भाषा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स दे दो मेरी ऑब्जर्वेशन का, बस बाकी सब ठीक है। हाँ ये वाकई में यार, ऑनेस्टली। चलो भाई, कमिंग बैक टू दिस, हाँ ये बात सही है वैसे अदनान, आईआईटी को प्रायर इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट साइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वैसे अच्छी ऑडिट टीम जिसमें मुझे मैंने काफी सारे ऑडिटर्स के साथ काम किया है ट्रेनिंग्स के पर्सपेक्टिव से, बैंक्स और मतलब आई थिंक ऑल इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट जिनके मैंने ऑडिटर्स को ट्रेन किया है। और जब मैं उनको ट्रेनिंग के लिए जाता था तो जो नीड एनालिसिस करते थे और फोकस ग्रुप सेशन करते थे, तो उसमें मैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें समझता रहा, उनकी चैलेंजेस वगैरह, और ये तो बड़ा मजे मजे की बातें समझ में आ रही थी कि यार वाकई में। और अच्छे ऑडिट डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं एक्चुअली, मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनका टेक्निकल साइड एक्सपीरियंस होता है, जैसे इंजीनियर्स, और वो जैसे के इलेक्ट्रिक में हैं और आ खान के अंदर हैं, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, यू नो, बड़े बड़े फंक्शंस में हैं, हप्को के अंदर हैं, और आई थिंक क्या वो एसएसजीसी के अंदर हैं, काफी सारी जगहों पर हैं। बहरहाल, कमिंग बैक, वर्क certificate or work completion certificates should be pre-numbered। किसी ने अगर दरमियान में कोई किसी वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो पता लग जाए। एंड सीक्वेंशियल कस्टडी, अच्छा ये जो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है ना, ये बड़ी अहम चीज होती है, और ये हर एक आदमी नहीं होना चाहिए। तो उसको उसकी जो कस्टडी है दैट ऑल्सो शुड बी कंट्रोल्ड, कि यार आपने लिमिटेड फॉर एग्जांपल लीव्स या बुक जो है ऑफ वर्क कंडीशन सर्टिफिकेट आपने दी होती हैं टू ऑथराइज सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कस्टडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आवान आप इसी कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट शुड बी प्री नंबर्ड एंड सीक्वेंशियल। तो कोई बंदा अगर हाँ पॉइंट नंबर 7, तो कोई बंदा अगर देखें, अगर कोई वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट पेमेंट और फ्रॉडुलेंट है, अगर उसने फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बेसिस के ऊपर काम किया है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल, नंबरिंग का कंट्रोल और सीक्वेंस का कंट्रोल मिसिंग है कहीं ना कहीं, या तो नंबर की फॉर्म में, या फॉर एग्जांपल उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वो नंबरिंग और सीक्वेंस का कंट्रोल होता शायद, तो उसको ये डर होता कि यार मैं अगर कोई फेक फॉर एग्जांपल या फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ, तो उसको बाद में कोई ट्रैक करना चाहेगा तो वो कर सकता है। सही है, एंड दैट्स व्हाई दिस कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि यार यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज यहाँ पे ना हो रही हो। ठीक है, प्लस क्योंकि फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किए हैं, तो हो सकता है कि उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स ना हो। सो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स should be in a standardized, in a standard format, and issued in a controlled manner to authorized
सुपरवाइजर्स ओनली, बस ऑथराइज सुपरवाइजर को इशू होना, दैट विल नॉट एक्चुअली कंट्रोल दिस पॉइंट, बट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉपी करना, उसको उसके उसी के ऊपर फिर आपको एक्चुअली फोर्स करना पड़ेगा। तो इट विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन कि यार उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्री नंबर और सीक्वेंशियल उसको उसी उसको उसी फॉर्मेट से बेसिकली फ्रॉड करना पड़ेगा उसको। कोई बहुत मतलब ऐसा होता है कि बहुत जगहों पे एक्सेल की बेस के ऊपर जो है ना वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनीबॉडी कैन प्रिंट आउट, कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे प्रिंट आउट कर देगा, उसके कोई नंबर जो है ना वो नहीं है। मैं कोई 3-4 स्टार्टअप्स में रहा हूँ और को फाउंडर भी रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने काम भी किया है। शुरू में यही होता है, कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई किताब नहीं होती भाई। एक्सेल पे प्रिंट निकालो, इशू करो इनवॉइस, एक्सेल पे प्रिंट निकालो, इशू करो चीजें। शुरू में ऐसे ही होता है भाई, स्टार्टअप ऐसे ही चलते हैं। तो और आगे जाके डेफिनेटली वो चीजें स्टैंडर्ड होती हैं। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था नहीं हो रहा था, और इसके ऊपर क्या कंट्रोल है कि स्टैंड फॉर्मेट बुक्स के ऊपर क्या कंट्रोल है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल अगर मैं बात करूँ ना वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात करूँ, वो यहाँ पर मिसिंग है। वो क्या है तुम लोग बताओगे? वो ये मैं नहीं बताने वाला। जो मुझे तक अभी तक नहीं मिला है। Ensuring the same supervisor is not assigned to same subcontractor regularly. That's actually a very good control कि आपका सुपरवाइजर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स वो कहीं ना कहीं रोटेट हो रहे हो। बट reconciliations, all right sir, email पे sending work completion certificate, that's also a very important control। मैं एक और कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, वैसे मुझे अभी तक वो नहीं मिला, बट मुझे आपकी तरफ से और मजीद पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, which is process should be in place to limit exposure, या आपका जो लैंग्वेज है that is right, to limit working of similar subcontractor with the same supervisor for a longer period of time। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक ये पॉइंट प्लस ओरिजिनल की बेसिस के ऊपर पेमेंट शुड बी प्रोसेस्ड, बिकॉज ईमेल्स के ऊपर और पीडीएफ के ऊपर आप मैनिपुलेशन करना आपके लिए आसान होता है जब वो डिजिटलाइज हो जाती है चीज। तो ओनली व्हेन ओरिजिनल वर्क कमीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय फाइनेंस। ये किस तरह का ये किस तरह का कंट्रोल है? यानी इसमें मैंने कौन सा टूल किट में इस्तेमाल किया? ये टूल किट में से किस चीज को इस्तेमाल किया मैंने? प्री रिक्विजिट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है जी। ये मैंने एसओपी का इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है जी। ये मैंने प्री नंबर को यूज किया है, ये मैंने रेगुलर रिव्यू को यूज किया है, ये मैंने रेगुलर रिव्यू को यूज किया है। ठीक है जी। ये भी मैंने रेगुलर रिव्यू को यूज किया है। ठीक है जी। वर्क शुड बी विद एन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ, ये मैंने प्री रिक्विजिट को यूज किया है। आप देखिए, आप देख रहे हैं ना ये बात, यहाँ पे मैंने अप्रूव्ड लिस्ट, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। यहाँ पर मैंने इवैल्यूएशन प्रोसेस क्राइटेरिया शुड बी इन प्लेस एंड इवैल्यूएट सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रोसेस है रिव्यू का। नाउ मूविंग ऑन, एक और पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है मेरे ध्यान में जो आखिरी एक और पॉइंट आता है, वो कौन सा एक और पॉइंट आता है जो आप मुझे बताएं कि क्या है? ऑनलाइन ट्रांसफर में कोई खराबी नजर नहीं आती मुझे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर से पहले कोई अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर को मैं रोकना नहीं चाहूंगा कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए।
एक प्रोसेस जो है ना, देखिए हर प्रोजेक्ट, देखें अगर फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन, वंडरफुल, ऑल द अबव कंट्रोल शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन कंपनीज एसओपी, एक्टिविटी कहता है जी। यार एक्टिविटी तुम प्राइवेट में डाल देते हो यार। अच्छा, दुआ कह रही है जी कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट, बिल्कुल सही। अच्छा, दैट्स अ वंडरफुल कंट्रोल। बजट जो है वो एक अमेजिंग कंट्रोल है, क्योंकि जिससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। आपको याद होगा हमने इससे पहले वाला भी जो एक क्वेश्चन था जहलुम मशीनरी, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी बजटरी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल था, कि जहाँ पे अगर कोई चीज यूटिलाइजेशन हो रही है तो वो बजट के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही। तो अगर कोई बंदा फेक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर रहा है और वो पेमेंट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को चार्ज हो रही है, वो एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक्सपेंस आपके बजट से बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसका अगर वो नहीं बढ़ा, अगर वो फॉर एग्जांपल एक्चुअल बजट से बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समबडी हु इज नॉट लुकिंग एट इट। कोई बंदा कंपेयर नहीं कर रहा, कोई बंदा रिव्यू नहीं कर रहा। रिव्यू, दे शुड बी अ बजटरी कंट्रोल। पहले तो बजटरी, अब इसको भी तोड़ने की बात जरूरत है भाई, देखिए हल्के में पॉइंट जाने नहीं देना चाहिए। एक पॉइंट आया भाई, इसको पूरा निचोड़ के इस्तेमाल करो। बजटरी कंट्रोल, पहले तो बजटरी कंट्रोल होना चाहिए, शुड बी इन प्लेस। कैसा? बजटरी कंट्रोल शुड बी इन प्लेस फॉर एवरी प्रोजेक्ट। और वो बजट जो है दैट इज अप्रूव्ड बाय, that is approved by senior person, ठीक है, बस ये डाल दिया, सिंपल सी बात है, सीनियर पर्सन, ठीक है जी। somebody who senior to supervisor of course, ठीक है, जो सीनियर पर्सन की बात करी हमने, ठीक है। दूसरा वाला बजटरी कंट्रोल के बाद अगला, इसको जरा तोड़ के बताएं, मजीद तोड़ें इसको। अगली बात क्या कर सकते हैं? बजटरी कंट्रोल होना चाहिए पहले तो, कि पहले बजट होना चाहिए, फिर इस बजट को रिव्यू होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, रिव्यू ऑफ बजट with actual numbers on a regular basis and investigation of reasons, variations if any, इंक्वायरी वेरिएशंस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिव्यू भी हो रहा हो और उसकी बेसिस पे हो रहा हो, और रिव्यू हो रहा हो। अगर आप इसको मजीद चाहे तोड़ना तो आप तोड़ सकते हैं, रिव्यू हो रहा हो, फिर रिपोर्ट भी हो रहा हो अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर। अगर देखो भाई, जब जब पॉइंट्स का फुकदान हो ना, नहीं आ रहे पॉइंट्स, तो फिर आप इसको ब्रेक डाउन करके भी आप आगे बात कर सकते हैं। प्रायोरिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसको रिव्यू करे कोई बंदा, रिव्यू करने के बाद अज्यूम क्यों करना है कि रिव्यू करने के बाद कोई बंदा इसके ऊपर रिपोर्ट भी होता होगा, तो रिपोर्ट होना चाहिए टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर वेरिएंसेस आ रहे हैं, और अगर उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। तो और एक्चुअली इंटर ऑडिट डिपार्टमेंट में अगर आपने कहीं काम किया हो, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि यार बजट नहीं होता, बजट होता है, कोई रिव्यू नहीं कर रहा होता, रिव्यू कर रहा होता है, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, कोई रिपोर्ट कर रहा होता है पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा होता। सही है। तो ये एक्चुअली ये सारे स्टेप्स हैं भाई, कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, ये सारे स्टेप्स हैं। अभी हमारे पास कितना मार्क्स की जो है वो दिहाड़ी लगी है? नौ 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 9.9 मार्क्स की तो पॉइंट है, और हमने कोई 12 पॉइंट लिख दिए हैं। बहुत मेरे ख्याल में मुनासिब कर दिया। इसके आगे भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और अदनान ने भी आप एक पॉइंट कहा है कि भाई प्रोजेक्ट कमीशन टाइम शुड बी कंपेयर्ड विद बजटरी टाइमलाइंस, टाइमलाइंस को भी कंपेयर करें, नंबर्स को भी कंपेयर करें, फाइनेंस अप्रूव्ड एंड रिव्यूड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स अप्रूव्ड एंड रिव्यूड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, यानी सुपरवाइजर के अलावा भी आप कह रहे हैं बात। शोजब ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट शुड नॉट मेक पेमेंट अनलेस डब्ल्यूसीसी इज अप्रूव्ड एंड रिव्यूड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। यहाँ मसला ऑथराइज्ड पर्सन का नहीं था कंट्रोल में,
यहाँ सुपरवाइजर तो उसको दे रहा था, सुपरवाइजर इज ऑथराइज फॉर दिस, एंड वी फील कि नहीं ऑथराइज और सुपरवाइजर के लेवल पे रिव्यू होना इज अप्रोप्रिएट, उसका काम ही यही है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज उसको कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। दुआ ने सवाल किया जी सर, वन थिंग मोर, द रिसीट्स दैट सब कॉन्ट्रैक्टर माइट बी गेटिंग वी कैन चेक दैट आल्सो एज वी डू वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस विद एविडेंस। यार इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? दुआ अगर आप ये कहते हैं मुझे वाउचिंग चेक करनी है कि भाई कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपेंसेस शुड बी चेक विद एविडेंस, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है, ये तो बेसिकली एक तरह से गिवन है ना कि भाई पेमेंट शेमेंट हो रही है। तो आई थिंक क्वांटिफाई करने के लिए वो प्रॉब्ली वी कैन डू दैट, एक्सपेंसेस के अंदर पेमेंट शेमेंट हम वो कर सकते हैं। बट अभी हम देखिए इसको जरा समझें, हम अभी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे कि एक्चुअली ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे जो कंट्रोल्स होने चाहिए थे ना, वो कौन से कंट्रोल होने चाहिए, तो दैट आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ रेलेवेंट प्रोसीजर। अगर आप कहेंगे भाई मुझे वाउचिंग करके चेक करना है कि यार कितनी पेमेंट हो चुकी है, तो हाउ इज दिस बजटरी कंट्रोल रेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन? कहा कहते हैं जी क्वेश्चन में तो ये मेंशन नहीं है कि सब कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड मोर और लेस, ही इज बीइंग पेड ड्यू टू फ्रॉडुलेंट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अच्छा देखो अब इसका कोई जवाब देना चाहेगा बिफोर आई आंसर कि भाई ये कह रहे हैं कि यार इसका क्या ताल्लुक है कि यार हम बजटरी कंट्रोल लेके आए, बिकॉज ये तो मेंशन ही नहीं किया हुआ कहीं पे कि इसको ज्यादा और कम पे किया है। आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि इसको ज्यादा और कम पे नहीं किया होगा, क्या होगा? देखिए एक फ्रॉडुलेंट वीसीसी क्या होता है, डब्ल्यूसीसी, कि एक्चुअली वो काम नहीं हुआ है और पेमेंट मिल गई है, और 2 साल से आप बेसिकली ये चीजें हो रही हैं, काम के बगैर पेमेंट हो रही है। या इस तरह से हो सकता होगा कि यार फॉर एग्जाम्पल काम जो है वो कम का किया है और पेमेंट ज्यादा की हो गई है। तो ये फ्रॉड उस वक्त होगा ना कि जब काम कम का होगा और पेमेंट ज्यादा होगी, वरना तो फ्रॉड ही नहीं है अगर उतने का काम किया है तो, ठीक है। सो ऑल इन ऑल समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं वेरिएंसेस आ रहे होंगे, अदरवाइज तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक दीवार खड़ी की ही नहीं है और आपने कहा कि दीवार खड़ी की काम हुआ है, बट इवेंचुअली उस दीवार को भी खड़ा होना है। या फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि शॉपिंग प्लाजा और दीवार जो है वो आप खड़े किए बगैर जो है वो पूरा पूरा काम करवा लें, कहीं ना कहीं काम किया होगा, पहली बात। दूसरी बात, अम, उसके ऊपर एक मसला ये आ सकता है कि जो मटेरियल लगाना चाहिए था वो मटेरियल नहीं लगाया, काम गलत गलत फॉर एग्जांपल वो क्वालिटी जो कि आपने कमिट की थी उससे हल्की क्वालिटी का आपने चीज इस्तेमाल की है, चाहे सरिया हो चाहे कोई और चीज हो चाहे फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एक फ्रॉड पॉसिबल है। तो सम हाउ बजटरी कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि देखें अगर आप ये तमाम तर मटेरियल लगाएंगे, आप कहते हैं शुरू में, बिकॉज उसके ऊपर बड़ा सवाल होते हैं, ठीक है, कि यार आपने तमाम तर मटेरियल लगाए हैं और इस ये मटेरियल लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, ये क्वांटिटी लगेगी, ये क्वालिटी लगेगी, और उसके बाद फिर वो बजट होगा अप्रूव, वो सिर्फ एक नंबर नहीं होता। तो बजट के अंदर तमाम तो चीजें आती हैं, और उस बजट की बेसिस के ऊपर जब आप कहते हो कि नहीं यार ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी तरह किसी तरीके से उस माल के अंदर उसकी चीज़ों के अंदर मैंने कोई मसला किया है या कोई मैंने घपला किया, मैनिपुलेशन की है, तो कहीं ना कहीं वो वेरिएंसेस जो हैं वो जस्टिफाई आपको करने पड़ते हैं कि आपने कैसे एक्चुअली ये तमाम तरह
फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस कर दिए, ज़्यादा हो गए कम हो गए, बिकॉज कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको वहीं होगा कि जहाँ पे आप बजट को एक्सीड कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उतने का ही काम किया है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। सही है, या तो आप काम नहीं करोगे या फिर आप उस काम से ज़्यादा पेमेंट लोगे, कहीं कहीं आपको फ़ायदा होगा। काइंड ऑफ ओपन क्वेश्चन, बट समहाउ इसी इन्हीं 12 पॉइंट में से कोई 8-9 पॉइंट रेलिवेंट हैं आपके, यानी रेलिवेंट से मुराद ये है कि रेलिवेंट तो सारे ही हैं, बट 8-9 पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ द, कहते हैं ना कि वो एपी सेंटर है जलजले का, कि वो बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रिक्वायर्ड हैं फॉर द फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। ये 9 पॉइंट्स के लिए 9 पॉइंट्स काफी होंगे। हमने 12 लिख दिए, 12, 9 पॉइंट्स के लिए 9 पॉइंट्स काफी होंगे। 9 मार्क्स के लिए 9 पॉइंट्स काफी होंगे। अगर आप सवाल पूछे ना कि कितने पॉइंट्स काफी होंगे, तो 9 पे 9। वैसे मेरा तरीकाकार ये होता था, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को, कि 9 मार्क्स है ना, तो आप 10 पॉइंट लिख के आते हैं। 11 जहन में आते, 11 भी लिखते हैं। 10, 1-2 पॉइंट अगर आपने कोई यहाँ वहाँ की बात जो है ना वो घुसा दी है जो कि रेलिवेंट नहीं है, तो कम से कम यार पॉइंट अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो किसी आगे वाले पॉइंट में मिल जाएगा, तो वो आप एक प्रोविजन डाल देते हैं अपना, कहते हो यार 10 पॉइंट ले देता हूँ कम से कम। तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। सही है, तो ये मेरे ख्याल में दिस इज हाउ आई थिंक। तो विद दिस हमने ये एरिया कवर किया है थोड़ा सा, कि एक सवाल हमने मजीद इसका कर लिया है जो कि इस कंट्रोल से पर्टेन करता है। ऑडिट रिस्क वाले एरिया हमने बड़ा एडिक्वेटली कवर कर लिया, बिकॉज उसमें हमने अच्छे खासे सवाल, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन हमने वहां पर भी किए हैं। 3 सवाल कम से कम मैंने यहाँ पर भी कराए हैं, 3 से 4 सवाल मेरे ख्याल में, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो नाउ आज से हमने स्टार्ट किया कंट्रोल वीकनेस वाला एरिया। सैटरडे को हम एक और एरिया करेंगे कंट्रोल वीकनेस के अंदर ही, जिसमें हम समझेंगे कि यार किस तरीके से आप कंट्रोल्स को एक और एक और सवाल की मदद से लिखते हैं। ठीक है जी। इफ देयर एनी मोर क्वेश्चन यू कैन ask me before we move ahead and call it a day. भाई लेक्चर्स कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने यार? जरा बताएं मुझे, वीक वीक नंबर बताएं, वीक नंबर या स्टैंडर्ड, बल्कि स्टैंडर्ड से बताएं। दुआ कह रही है भाई, लेक्चर्स पूरे नहीं है, प्लीज डिले वेबिनार। किसी की है ऐसी ख्वाहिश? 706, 706। 315 कर रहे हैं भी आप लोग, अच्छा टाइम तो होगा आपको भी। अदनान कंट्रोल वाले एरिया में पहुंचे 315 के अंदर, सेल्स परचेज प्रोसेस। 450 तक कर लिया है। मेरे ख्याल में ये वाला वेबिनार तो हम करेंगे। नेक्स्ट वाला वेबिनार मेरे ख्याल में 9-10 मुहर्रम को कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होगा, उसको हम वैसे भी स्किप करेंगे। और तो वो वैसे ही एक हफ्ता आपको मिलेगा, बट अगला वेबिनार हम करते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि आज सैटरडे तक आप कंट्रोल वाला एरिया कम से कम मुका दें। एक एडियो तुमने फिर जो है ना वो ग्रुप में नहीं लिखा। अच्छा चलो। अच्छा ठीक है जी। सो आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हम कर लेते हैं इस सैटरडे वाले वेबिनार को। अगला हफ्ता वैसे भी थोड़ा सा हमारा एक जो है वो नेचुरली हमारी वो ब्रेक आएगा, गैप आएगा, तो हम उसको, मेरे ख्याल में आपको एक स्पेस मिल जाएगी थोड़ी सी मजीद कवरेज करने की लेक्चर्स की। सही है, तो इसको आप करें भाई इंशाल्लाह। और मॉक को यार अटेम्प्ट करें यार प्लीज, मॉक करना छोड़ें यार। आज का एक्सटेंड करेंगे तो फिर वहाँ की फिर इससे ज़्यादा पावर नहीं होती, रिटेंशन पावर।
आज हमने थोड़ा सा रिव्यू भी किया ना आज का, क्या कहते हैं, कंट्रोल्स वाला शुरू का पार्ट, कंट्रोल्स टूल किट और क्वेश्चंस। तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा 1 घंटा। तो बट बहरहाल विल डू 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वेबिनार सैटरडे को। ठीक है जी, एंड बोथ फ्रॉम पास्ट पेपर्स। चलें जी, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। मॉक 2 दोबारा चेक करेंगे, आप डाल दीजिए और बता दीजिएगा ग्रुप के ऊपर या नमाज से, तो मॉक वो चेक करके आपको दे देंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा भाई, अपना दोस्तों गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई कीजिए दिल लगा के। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।